गई थी उस समय, जिसमें आरिजू और उसकी वाइफ ने ऑफर रिजेक्ट करने का फैसला किया था। उसकी वाइफ ही समझिए उसको। इसके बाद हम देखते हैं कि आरिजू शुशिकन नाम के एक यूनिवर्सिटी में था और उससे वहाँ पे पूछताछ की जाती है शिबुया इंसिडेंट के बारे में। आरिजू बताता है कि मैंने लाल रंग की रोशनी देखी थी, उस वक्त मुझे लगा आतिशबाजी हो रही है, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ के मॉल के बाथरूम में छिपा हुआ था। अचानक सन्नाटा छा गया बाहर। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। तब एक प्रोफेसर कहता है कि देखिए, मेट्रो 8 की गिरने से आपको दिल का दौरा पड़ा था, क्या ये सही बात है? तो वो कहता है कि हाँ। और तभी बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर मत्सुयामा बोल पड़ता है कि देखो, जब तुम बेहोश थे तो क्या तुम्हें कुछ सपना आया या तुमने सपना देखा गेम के बारे में, एक ऐसा गेम जिसमें तुम्हारी जान दांव पे लगी हो? आरिजू कहता है ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं, बस हाँ हल्का हल्का याद है कि मैं अपने सपने में किसी अलग ही देश में चला गया था। और तभी बीच में दोस्तों दूसरा प्रोफेसर कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। फिर प्रोफेसर अपने असिस्टेंट मत्सुयामा से कहता है कि देखो, हमें जबरदस्ती उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करनी है, ऐसा करने से उसकी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। तो मत्सुयामा कहता है कि ये बात तो साफ है कि सारे पेशेंट्स ने एक ही चीज देखी थी। फिर दोस्तों मत्सुयामा के वहां से जाने के बाद प्रोफेसर अपने साथी से बात करने लग जाता है कि ये आदमी तो जीनियस है, मगर मौत के बाद की जिंदगी के बारे में खोजने में लगा हुआ है। इसका तो करियर समझो खत्म ही है। 5 साल पहले वाले हादसे के बाद से ये काफी बदल गया है। अब आगे देखते हैं तो मत्सुयामा अपनी व्हील चेयर से कॉरिडोर की ओर आ जाता है, जहाँ दोस्तों उसको इत्तेफाक से आरिजू मिल जाता है। उससे वो कहता है कि देखो, अगर तुम्हें अपने सपने के बारे में कुछ भी याद आता है तो सीधा मुझसे आकर मिलना, भले ही वो बात कितनी ही अजीब क्यों ना हो, तुम मुझसे मिलने आ जाना, चाहे तुम पे कोई यकीन करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। अब आगे आरिजू की नजर मिलती है अपनी ही वाइफ उसागी से। उसे भी यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया गया था वैसे। फिर आरिजू मत्सुयामा को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है यहाँ पे, जिसपे मत्सुयामा अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगली बार अगर तुम यहाँ आओ तो मुझे अपना थोड़ा सा वक्त जरूर देना, बहुत जरूर बात है कुछ करने के लिए। इसके बाद आरिजू और उसागी अपना हंसी मजाक करते हुए साथ में वहां से जाने लग जाते हैं। तो एक बार जब आरिजू पीछे पलट कर देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि मत्सुयामा उसको अभी भी घूर रहा है जैसे कि कुछ गहरा राज हो। फिर हम मत्सुयामा के पास कई सारी बुक्स देखते हैं जो कि एक ही टॉपिक पे होती है, मौत के बाद क्या होता है टॉपिक, जैसे द ट्रुथ अबाउट नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आंसर फ्रॉम द आफ्टर लाइफ। वहीं पे मत्सुयामा अपनी एक अलग सी रिपोर्ट बना रहा होता है उन लोगों पे जो कि शिबुया मेट्रोइड इंसिडेंट में घायल हो गए थे। तो उन 10 लोगों से बात करने पे मत्सुयामा ने ये बात कॉमन पाई कि वो लोग किसी खाली शहर, एक सफर, गेम्स और आतिशबाजी के बारे में ही बात कर रहे थे। कौन? वही 10 लोग जिससे उसने पूछा था, और उन सभी ने ये भी कहा था कि वो सब मरते मरते बचे हैं। तभी मत्सुयामा के लैपटॉप पे एक मैसेज रिसीव होता है किसी मिस्टर लॉर्ड की तरफ से दोस्तों, जो ये कहता है कि मैं तुम्हारा आफ्टर लाइफ देख सकता हूँ, मेरे पास नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो मत्सुयामा एक रेस्टोरेंट में मिस्टर लॉर्ड से मिलने जाता है, जो कि एक लेडी है एक्चुअली। वो कहती है क्या तुम भी उस सेमिनार में जाना चाहते हो? वैसे मैं वहाँ तुम्हें जाने की राय तो नहीं दूंगी क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है, मगर दोस्तों फिर भी जब मत्सुयामा जाने की जिद करता है तो वो लेडी कहती है 1 हफ्ते के बाद मेल पे तुम्हें इनविटेशन मिल जाएगा, उसमें जो जगह बताई जाएगी तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। फिर कुछ दिनों के बाद दोस्तों हम मत्सुयामा को उसके ही ऑफिस में देखते हैं। वो अपने पैर से लाचार होने के बावजूद एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी उसे मेल पे इन्विटेशन रिसीव होता है, जिसमें उसको 14 अक्टूबर 2024 को रात के 11 बजे कोटो साइड ऑफिस में बुलाया जा रहा होता है, जहाँ मत्सुयामा बाद में जाता भी है और देखता है कि वहाँ उसके अलावा और भी कुछ लोग मौजूद हैं। और जितने लोग थे ना दोस्तों, उतनी चेयर्स भी रखी हुई थी वहाँ पे टेबल के साइड में। वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है जो कि सभी को चेयर पे बैठ जाने को कह देता है, यानी कि वही कमांड करता है हर चीज, सभी बैठ जाते हैं। फिर वो मत्सुयामा को अपनी व्हील चेयर से उतरकर वहाँ की चेयर पे बैठने को कहता है। तो इसमें एक लेडी मत्सुयामा की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो कमांड देने वाला आदमी इंस्ट्रक्शन देता है कि देखो, कोई भी अपनी चेयर से गेम कंप्लीट होने से पहले नहीं उठ सकता, ये रूल है, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो वो लेडी फिर झट से बैठ जाती है और मत्सुयामा को खुद ही किसी तरह मैनेज करते हुए वहाँ की चेयर पे बैठना पड़ता है। अब इसके बाद सभी नोटिस करते हैं कि चेयर पे कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं। तो इस पे एक लेडी कहती है मैं तो यहाँ नियर डेथ एक्सपीरियंस करने आई थी, पर यहाँ ये बच्चों की तरह कार्ड्स, ये क्या है? वो आदमी कहता है रुकिए मैडम, इस गेम का नाम है ओल्ड मैन, सबको अपने सामने रखे कार्ड्स उठाने हैं। क्या कहा मैंने? सबको अपने सामने रखे कार्ड्स उठाने, और आप सभी में से किसी एक के पास जोकर वाला कार्ड होगा, जो सिर्फ मतलब जिसके पास वो कार्ड होगा उसी को पता होगा कि मेरे पास वो कार्ड है। तो सामने बैठे दूसरे प्लेयर को अंदाजा लगाकर सामने वाले प्लेयर के कार्ड में से एक कार्ड निकालना होगा, और अगर एक प्लेयर जोकर कार्ड निकालने में कामयाब हो जाता है तो जिसके पास से कार्ड गया है वो हो जाएगा एलिमिनेट, और अगर कार्ड निकालने वाला जोकर कार्ड नहीं निकाल पाता तो वो भी हो जाएगा एलिमिनेट, और लास्ट में जिसके पास जोकर कार्ड होगा वही ओल्ड मैन कहलाएगा और इस गेम का विनर भी। दोस्तों आपको भी समझ आ गई शर्तें? ओके, स्टार्ट करते हैं।
इसके बाद गेम होता है शुरू, मगर पहले ही राउंड में एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है। पर ये कोई नॉर्मल एलिमिनेशन नहीं था, बल्कि उस प्लेयर को लग जाता है इलेक्ट्रिक शॉक और वो वहीं पे मर जाता है, जिससे एक लेडी तो घबराकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अपनी चेयर से उठने की सोचती भी है, मगर उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया जाता है जोर का और वो भी मर जाती है। इस पे वही कमांडर कहता है कि मैंने पहले कहा था ना, किसी को भी अपनी चेयर से उठना नहीं है। सभी फिर सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस। और अब कोई भी दोस्तों गेम को हल्के में नहीं लेता, क्योंकि बाजी सबकी जान पे लगी हुई थी। एक एक करके दोस्तों सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, तो लास्ट में बच जाते हैं 2 प्लेयर, एक तो अपना मत्सुयामा और दूसरा एक और आदमी होता है। अब उस आदमी की बारी थी मत्सुयामा से कार्ड्स लेने की। इस वक्त मत्सुयामा के पास सिर्फ 2 कार्ड्स ही बचे होते हैं, पर मत्सुयामा यहाँ पे ये भी नहीं चाहता कि दूसरे आदमी की जान जाए, मतलब जो दूसरा बचा हुआ था। तो इसीलिए वो क्या करता है कि जोकर वाले कार्ड को ऊपर करके उस आदमी को इशारा भी करता है कि ये है जोकर वाला। मगर अब उस आदमी को लगता है कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वो दूसरे कार्ड को लेता है और फिर मर जाता है दोस्तों। जिसमें क्या होता है कि लास्ट में फिर मत्सुयामा के पास ही वो जोकर वाला कार्ड रह जाता है और वो बन जाता है इस गेम का विनर। इसके बाद वो गेम का होस्ट कहता है कि वेलकम टू बॉर्डरलैंड। सीन यहीं पे होता है कट। दूसरी ओर दोस्तों हम आरिज़ू और उसागी को देखते हैं, जिन्होंने अपनी शादी की रिंग पे ही काफी खर्चा कर दिया था, इसलिए उनके पास अब पैसे नहीं बचे होते ना अपने लिए घर खरीदने के लिए। तो वो अपने रेंटेड अपार्टमेंट के एग्रीमेंट को ही रिन्यू करने का एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं। इसके बाद दोस्तों आरिज़ू को असाहिन और मोरी काउंसलिंग सेंटर में देखते हैं, जहाँ उससे मिलने के लिए अन नाम की लड़की आती है। हालांकि आरिज़ू तो उसको पहचान नहीं पा रहा था, मगर वो उसको पहचान रही होती है और वो ये अजीब सी बात भी करती है कि तुम्हें पता है हम पहले भी मिल चुके हैं यहाँ से दूर किसी दूसरी जगह पे। वहाँ लोगों ने मौत को बहुत ही करीब से देखा है, तुम्हारे पास भी वहाँ की यादें होंगी ना, पर लगता है तुम वो सारी चीजें भूल गए हो। पर बताऊं, सच्चाई तो यह है कि मैं और तुम उस दुनिया में लड़े भी और बचे भी, इसलिए हम इस दुनिया में वापस आ गए। पर पता है एक दवाई के जरिए वहाँ वापस जाया जा सकता है। तो दोस्तों अन आरिज़ू से ये तरह की बातें करती है। तभी वहाँ पे काउंसलर आ जाती है और अन को उसके सामने चुप होना पड़ जाता है, क्योंकि वो सबके सामने ये बातें नहीं कर सकती। इधर हम उसागी को देखते हैं जो किसी काम से बाहर गई होती है, मगर वो एक होटल की ओर खींची चली जाती है। उसको लगता है जैसे उसका इस जगह से कोई नाता है। अब अंदर का माहौल तो बिल्कुल बढ़िया होता है, नॉर्मल, मगर उसागी को डिस्टर्बिंग फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, जैसे इस जगह पे बहुत सारी लाशें उसने देखी हो कभी, जिससे उसका सर चकराने लग जाता है और वो चेयर पे बैठ जाती है चुपचाप। एंड तभी उसको अपने सामने कोई दिखाई देता है, जिससे वो हो जाती है हैरान। पर वो कौन था दोस्तों आगे पता चलेगा। अब हम रात में जब आरिज़ू को घर पे देखते हैं तो वो देखता है कि उसकी वाइफ उसागी अभी तक घर नहीं आई। वो कॉल लगाता है उसको और कॉल पे उसागी रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो आरिज़ू। कॉल कट हो जाती है दोस्तों इतने में ही। वो दोबारा कॉल लगाता है पर अब कॉल लगती ही नहीं। वो बेचारा रात भर परेशान उसका इंतजार करता रहता है, मगर वो घर आती नहीं। तब अगली सुबह मजबूरी में जाना पड़ता है उसको पुलिस स्टेशन और वो अपनी वाइफ की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाता है। फिर दोस्तों पुलिस वाले भी कुछ देर में होटल के कैमरा की फुटेजेस दिखाते हैं आरिज़ू को, जहां आखिरी बार उसकी बीवी को देखा गया था, वो भी एक अनजान शख्स के साथ। और वो अनजान शख्स कोई और नहीं दोस्तों बल्कि मत्सुयामा था। हाँ, जिसको देखते ही आरिज़ू पहचान जाता है। मगर अब पुलिस वाले कहते हैं कि लगता है तुम्हारी वाइफ और मत्सुयामा का अफेयर चल रहा है। लेकिन आरिज़ू को दोस्तों इस बात पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता और वो उनसे कहता है कि देखिए मेरी वाइफ पक्का किसी खतरे में है, आप उसको ढूंढिए। मगर कहाँ यार, पुलिस वाले उसकी बात मानते ही नहीं। और तब आरिज़ू जाता है शुशिकान यूनिवर्सिटी और वहाँ वो असिस्टेंट प्रोफेसर मत्सुयामा के बारे में पूछता है वहाँ के लोगों से। तो पता चलता है कि यूनिवर्सिटी वाले भी मत्सुयामा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मतलब पता नहीं कहाँ है। लेकिन उसकी एक बात थी, बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेता था, पर फिलहाल वो गायब है, अपने रूम में भी नहीं है। तब दोस्तों आरिज़ू मत्सुयामा के रूम में जाने की सोचता है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ के स्टाफ को ये भी कहता है कि मेरी वाइफ और मत्सुयामा दोनों एक होटल के कमरे में थे आखिरी बार जब उनको देखा गया था। फिर वो मत्सुयामा के रूम में जाता है तो हैरान दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बुक्स की लाइनें लगी होती है, कई सारे नोट्स वगैरह भी दीवार पे चिपके होते हैं और वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती हैं। टेबल पे मिलता है उसको उसागी का इंटरव्यू का पेन ड्राइव, जिसको आरिज़ू प्ले करके देखता है। तो उसमें उसागी से सवाल किया जाता है उसके सपने के बारे में, जिस पे उसागी कहती है मुझे अक्सर एक ही सपना बार बार आता है, जिसमें मेरे डैड एक माउंटेन पे हैं और वो मेरी ओर देखकर नीचे कूद जाते हैं, यानी खुद की जान दे देते हैं, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रुकते नहीं। तो इंटरव्यूअर उससे आगे पूछता है कि ये सपने, इसके बारे में आपने क्या अपने हस्बैंड को बताया आरिज़ू को? तो वो कहती नहीं, हमारी शादी जल्दबाजी में हुई, इसीलिए मैं अभी पूरी तरह से अपने हस्बैंड के साथ उतनी फ्रैंक नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे सारी डिस्टर्बिंग बातें बताने में दिक्कत बहुत होती है। दोस्तों पेन ड्राइव में ये सारा खेल देखकर आरिज़ू वापस अपने घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसको मिल जाता है एक आदमी जो बताता है कि यार तुम्हारी वाइफ तो उस खूबसूरत दुनिया में वापस जा चुकी है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना क्या? तुम्हें भी जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा और तुम भी उसी दुनिया में लौट जाओगे। ये कहते कहते दोस्तों वो आरिज़ू के पॉकेट में एक जोकर कार्ड डाल देता है। क्या जोकर कार्ड? तभी सामने से एक कार आती है जिसकी लाइट से आरिज़ू की आंखें हो जाती है बंद और वो कार्ड देने वाला आदमी अचानक हो जाता है गायब। तभी आता है आरिज़ू को पुलिस का कॉल और अगले सीन में वो उनके साथ हॉस्पिटल में होता है। दरअसल हुआ ये कि
आरिजू की वाइफ उसागी और मत्सुयामा दोनों ही कोमा में है और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी वक्त उनको हार्ट अटैक आ सकता है। हालांकि उनकी बॉडी पे जबकि किसी तरह के कोई निशान भी नहीं है, पर उन दोनों की बॉडी में एक खास तरह का ड्रग मिला है। लगता है दोस्तों दोनों साथ में खुद की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे जब आरिजू डॉक्टर से मिलता है तो वो सबसे पहले यही बात बताते हैं कि देखो, खून की जांच से ये पता चल रहा है कि आपकी वाइफ इस वक्त पेट से है, वो 1 हफ्ते की प्रेग्नेंट भी है, इसलिए हमें लगता है कि शायद इस बारे में आपकी वाइफ को भी पता नहीं रहा होगा। और फिर थोड़ी देर के लिए आरिजू को अपनी वाइफ को देखने दिया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले आरिजू से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि एक बात बताइए, आपको हाल ही में हुए टोक्यो के सामूहिक रूप से खुद की जान लेने वाले उस हादसे के बारे में कुछ पता है क्या? वहाँ लोग सेमिनार्स के लिए जाया करते थे और उस सेमिनार से मत्सुयामा का भी कनेक्शन पाया गया है। आप एक काम कीजिए, एक बार अपनी वाइफ का जो सामान है उसको चेक कर लीजिए, देखिए तो इसमें जरा कुछ अनकॉमन है। तो आरिजू दोस्तों उसागी के सामान में एक जोकर कार्ड देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और जब उस कार्ड को गौर से देखता है ना तो ऑफिसर कहते हैं कि ओह, इसका मतलब ये कार्ड ही कुछ कर रहा है, क्योंकि मत्सुयामा के पास भी हमें ऐसा ही कार्ड मिला। तो क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? आरिजू तो यहाँ पे इनकार कर देता है और चला जाता है अन के पास। दोस्तों वो उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो भी ड्रग्स है मुझे दे दो प्लीज, मैं अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता हूँ। जिसपे अन उसको समझाती भी है कि देखो, इस इंजेक्शन से तुम्हें हार्ट अटैक आएगा और तुम 2 मिनट के लिए जिंदगी और मौत की एक अजीब पहेली में गुम हो जाओगे कहीं। तभी हॉस्पिटल से आरिजू को कॉल आता है कि उसागी को हार्ट अटैक आ गया। तो आरिजू अन को कहता है कि जल्दी करो जो करना है, और वो फौरन उसको इंजेक्शन लगा देती है। जिसके बाद होता है कि आरिजू उसी रूम में होता है मगर अन गायब हो चुकी थी। यानी दोस्तों आरिजू गेमिंग वर्ल्ड यानी बॉर्डरलैंड में आ चुका था, जहां उसको एक साइन दिखता है कि 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट की ओर एक टेम्पल है, वहाँ गेम रात में शुरू होगा। इसलिए आरिजू बेचारा पैदल ही 15 किलोमीटर जाता है तो उसको एक मंदिर सच में दिखता है। उसके अंदर जाते मंदिर का दरवाजा हो जाता है अपने आप बंद। और यहाँ ये देखिए दोस्तों कितने सारे प्लेयर्स हैं और इस गेम का नाम है दोस्तों तकदीर, जिसमें ध्यान से सुनिएगा प्लेयर्स को 10 राउंड खेलने होते हैं और हर एक राउंड में हर प्लेयर को एक लकड़ी के बॉक्स में से एक स्टिक निकालनी है जिसपे एक नंबर लिखा होगा और उसी नंबर का बॉक्स उस प्लेयर के लिए ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, जिसमें तकदीर से रिलेटेड एक मैसेज होगा। तो सबसे पहले एक शराबी आगे बढ़ता है और उसका जो पर्ची निकलती है उसमें लिखा होता है कि आप लकी हैं, आपके साथ आज सिर्फ अच्छा ही होगा। फिर दूसरी किसी की बारी आती है और वो भी पर्ची निकालती है, उसमें लिखा तो अच्छा होता है दोस्तों उसकी तकदीर के बारे में, मगर साथ ही में उसे मैथ्स का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है जिसका जवाब उसको लगता है कि 15 होगा, मगर कुछ लोग उसको कह देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे हिसाब से इसका जवाब 18 होगा, कोई कहता है कि 20 होगा, कोई कुछ कहता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम लिमिट भी होती है, इसीलिए वो जल्दबाजी में 18 कह देती है। इसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि आपका जवाब गलत है, सही जवाब होगा 15। सही जवाब और गलत जवाब के बीच में जितने अंकों का अंतर है उतने ही अग्निबाण चलाए जाएंगे। कृपया सभी लोग ध्यान से रहिएगा। ये सुनकर लड़की कहती है अग्निबाण, और तभी दोस्तों एक अग्निबाण उसके गले के आर पार हो जाता है। लड़की तो वहीं पे खत्म और उसके साथ ही 2 और बाण, वो दोनों लग जाते हैं एक ही आदमी को और उसका भी काम तमाम। अब ये देखकर सभी में डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है कि जो गलत आंसर देगा सिर्फ वही मरेगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि मंदिर के आंगन में जितने भी लोग हैं उन सभी को सावधान रहना होगा, क्योंकि अग्निबाण किसी को भी लग सकता है। ऊपर से अब हर पर्ची में कोई ना कोई अतरंगी क्वेश्चन लिख के आ रहा था, जिससे होता यह कि डर के मारे एक लड़का मंदिर का गेट खोलकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर एक तीर सीधा उसके सर के आर पार हो जाता है दोस्तों। यानी यहाँ से गेम पूरा किए बिना बाहर जाने की तो सोचना ही नहीं है। अब अगला सवाल एक लेडी के लिए होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुनिए ध्यान से जरा, कितने लोग एक जगह पे होंगे जिससे 50% से ज्यादा चांसेस हो कि 2 लोगों का बर्थडे सेम हो? क्या कहा मैंने? कितने लोग एक जगह पे होने चाहिए जिससे 50% से ज्यादा चांसेस हो कि 2 लोगों का बर्थडे सेम हो? तो इसके साथ 4 ऑप्शन होते हैं। तो लेडी वहां पे ऑप्शन 2 चूज करती है जो कि होता है 78, मगर दोस्तों इसका सही जवाब निकलता है 23। यानी कि अब 78 - 23 55। 55 अग्निबाण बरसाए जाएंगे। लोग यहाँ से वहां भागने लग जाते हैं। फिर भी इस राउंड में कई तो घायल हो जाते हैं, कई मर जाते हैं। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि 23 आंसर कैसे आया, तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, बहुत ही मतलब ये मैथमेटिक्स में घुसना पड़ेगा। वेल, अब आगे एक सवाल आता है कि दिल से जो खून पंप होता है उसे शरीर में घूमकर वापस दिल तक आने में कितना समय लगता है? तो लड़का जवाब देता है 80 सेकंड्स, लेकिन सही जवाब होता है 30 सेकंड्स। तो यहाँ पे अंकों का अंतर हुआ 50 और अब जल्दी से इन पे 50 अग्निबाण बरसाए जाते हैं। फिर आगे पूछा जाता है कि गाय का दूध गाय के खून के पोषक तत्वों से बनता है, तो 1 लीटर गाय के दूध के लिए कितने लीटर खून की जरूरत होगी? अब देखिए ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इसका सही जवाब होता है 450 लीटर, जबकि उस लड़के ने ना जवाब दिया होता है 2 लीटर। यानी कि 448 448 अग्निबाण इन पे बरसाए जाते हैं, जिसमें काफी सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। फिर यहाँ आरिजू को फ्लैशबैक्स आ जाते हैं। जब वो पिछली बार गेम में आया हुआ था तो इसी तरह के कई सारे लोग मरते जा रहे थे वहाँ। खैर दोस्तों,
इसी तरह से अग्निबाण से मरते मरते 9 राउंड तो खत्म हो जाते हैं। लगभग आधे से ज्यादा प्लेयर तो सफाचट हो चुके थे और अब जो बचे होते हैं उनके डर के मारे बुरे हाल। तो 10वें राउंड में पर्ची निकालने जाते ही नहीं कोई भी, तो मजबूरी में आरिज़ू को ही जाना पड़ जाता है। उसके पर्ची में पता है क्या लिखा होता है? पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी कितनी है? तो आरिज़ू जवाब देता है 7.9 अरब, जबकि सही जवाब होता है 8 अरब दोस्तों। यानी अब इन पे 1 अरब अग्निबाण बरसाए जाएंगे, 1 अरब। पर कुछ प्लेयर्स को लग रहा होता है कि 1 अरब अग्निबाण आखिर आएंगे कहां से, और तभी ये ऊपर आसमान की ओर देखते हैं जहां से तेज रोशनी आती है। अब 1 अरब बाण से तो बच पाना नामुमकिन था, एक भी प्लेयर इससे जिंदा नहीं बच पाता। तो इसीलिए आरिज़ू सोचने लग जाता है कि हम कहाँ छिपे, कहाँ जाएं। मंदिर का गेट अंदर से बंद है, हम ना तो अंदर जा सकते हैं ना ही बाहर, ऊपर से तीर भी आ रहे हैं। और तभी उसको याद आता है कि जब मैं मंदिर में एंटर कर रहा था मैंने नोटिस किया कि मंदिर की सीढ़ी काफी ऊंची थी, यानी कि हो ना हो मंदिर के नीचे सुरंग है। इसीलिए दोस्तों वो आंगन में लगे टाइल्स को उठाने लग जाता है और बाकियों से भी मदद मांगता है। अब एक टाइल हिल रही थी तो ये लोग उसे उठाने में कामयाब हो जाते हैं और एकदम सही वक्त पे अंदर घुसने में कामयाब होते हैं, वरना 1 अरब बाण इनको तो भस्म कर देते। खैर अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल महफूज थे। अंदर एक वॉल पे लिखा होता है कि अब ये गेम यहाँ पे कंप्लीट होता है। दरअसल इन्होंने 10 राउंड तो कंप्लीट कर लिए थे और अभी ये मंदिर के एरिया से बाहर नहीं गए थे, तो इन्होंने वैसे कोई रूल भी ब्रेक नहीं किया था। पर उतने सारे प्लेयर्स में ये 8 प्लेयर ही जिंदा बच पाते हैं। आगे इन्हें लिखा मिलता है नेक्स्ट गेम होगा 17 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, वो भी कल शाम की सूरज डूबने के बाद। तो दोस्तों ये लोग उसी ओर जाने लग जाते हैं। अब रास्ते में इनको मिलता है एक मॉल जहां से खाने पीने की अपनी और जो भी जरूरतें होती है वो ले लेते हैं और अगली शाम ढलने के बाद ये पहुंच जाते हैं पैदल चलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस रिसर्च, जहां पे और भी कई सारे प्लेयर्स मौजूद होते हैं। यहाँ एक अजीब सा ज़ॉम्बी का शिकार नाम का गेम खेला जाता है, जिसमें हर एक प्लेयर को 7-7 कार्ड दिए जाते हैं रैंडमली। जब एक एक खिलाड़ी आमने सामने होंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस बिल्डिंग में गेम खेलने के लिए अलग अलग जगहों पे कई सारे टेबल्स लगाए गए हैं और दोस्तों सारे टेबल्स अलग अलग रूम में हैं, जिससे कोई दूसरी टीम के साथ क्या हो रहा है ये देख ना पाए। इसके अलावा एक और चीज ध्यान से सुनिए, प्लेयर्स को यह गेम अपने हाथ में मौजूद कार्ड से ही खेलना होगा और गेम से पहले कोई भी कार्ड एक्सचेंज नहीं कर सकता और गेम के दौरान 2-2 कार्ड्स टेबल पे रखने होंगे। जिन प्लेयर के कार्ड्स का नंबर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा और सामने वाला अपनी टेबल पे रखे कार्ड्स में से एक कार्ड अपने हिसाब से सामने वाले प्लेयर को दे देगा। समझ गया आप? वैसे तो ज्यादातर कार्ड्स नॉर्मल ही होते हैं दोस्तों, मगर इसमें कुछ 3 तरह के स्पेशल कार्ड्स भी हैं। एक होता है ज़ॉम्बी, दूसरा गन, तीसरा वैक्सीन। हर ग्रुप में केवल एक ही प्लेयर को ज़ॉम्बी कार्ड मिलेगा। जो ज़ॉम्बी का कार्ड होगा वो और अंकों के कार्ड से बड़ा माना जाएगा। मतलब यहाँ पे ज़ॉम्बी वाले कार्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है, जिससे जिसके पास ये ज़ॉम्बी वाला कार्ड होगा उसके ऑटोमेटिकली जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। साथ ही सामने वाले प्लेयर को वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड कर देगा और इन्फेक्टेड हुए प्लेयर के हाथ में ज़ॉम्बी कार्ड आ जाएगा। और इन ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए एक पत्ता है, कौन सा? गन कार्ड का, यानी कि गन कार्ड ज़ॉम्बी कार्ड को मार सकता है। साथ ही दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हर खिलाड़ी को ये गन कार्ड जरूर मिलेगा और गन कार्ड एक बार यूज होने के बाद गायब हो जाएगा। और फिर मामले को शांति से निपटाने के लिए वैक्सीन कार्ड भी दिया जाएगा, मगर वैक्सीन कार्ड हर ग्रुप के कुछ ही प्लेयर्स को मिलेगा और गेम के दौरान वैक्सीन कार्ड यूज करने से सामने वाले का ज़ॉम्बी कार्ड हो जाएगा रद्द, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हालांकि दोस्तों एक और कंडीशन है कि आप वैक्सीन कार्ड खुद पर यूज नहीं कर सकते। वो कैसे, आगे पता चलेगा। और इस गेम में टोटल होंगे 20 राउंड और इसको खेलने के लिए इस बिल्डिंग में 4 ग्रुप हैं। 20 राउंड के बाद ज़ॉम्बी या इंसान जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो गेम जीत जाएंगे और कम संख्या वालों को गेम में सरवाइव करने के बाद भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। समझ गए? बाकी समझ में आ जाएगा ये देखकर। तो पहला राउंड होता है शुरू। इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर का चुनाव उन्हें टच करके करें और उनके साथ गेम टेबल पर जाकर गेम शुरू करें। तो ज़ॉम्बी कार्ड जिन जिनको मिला था दोस्तों वो बताते ही नहीं है कि हमें ज़ॉम्बी कार्ड मिला है, क्योंकि उनको डर होता है कि सामने वाला कहीं गन कार्ड से हमें शूट ना कर दे। तो तीसरे लेवल तक तो आराम से बिना किसी खून खराबे के सब बढ़िया हो जाता है, लेकिन 4th राउंड से पहले आरिज़ू बाकी ग्रुप के पास जाकर उसागी को ढूंढता है, अपनी वाइफ को, पर वो उसे अभी भी नहीं मिलती। तो अगले राउंड में एक लेडी आरिज़ू के सामने बैठी होती है गेम खेलने के लिए, मगर वो आरिज़ू से नजरें नहीं मिला पाती, जिससे आरिज़ू को समझने में देरी नहीं लगती कि ये ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड है पक्का। वो उस लेडी से कहता है कि मुझे पता है तुम इन्फेक्टेड हो, क्योंकि लास्ट राउंड में तुमने जिस लड़की के साथ खेला था, अगर चाहती तो उसके साथ ही ये वाला राउंड भी खेल सकती थी, मगर तुमने मुझे आकर टच किया। इसका मतलब साफ है कि तुमने पहले उसे इन्फेक्टेड किया और अब मुझे करने आ गई हो, और ये तुम इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम इन्फेक्टेड हो, तो तुम चाहती हो कि ज्यादा संख्या में लोग इन्फेक्टेड हो ताकि तुम जीत जाओ, है ना? लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी बनना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि उनको मार दिया जाता है। इसलिए जैसे हमें कोई वैक्सीन वाला मिलेगा हम तुम्हें ठीक कर देंगे, पर हमें तुम्हारा साथ चाहिए ताकि तुम और ज़ॉम्बीज ना बनाओ प्लीज। जिसके लिए दोस्तों वो मान जाती है। इस तरह से आरिज़ू 2-4 ज़ॉम्बीज की पहचान कर लेता है कि कौन कौन ज़ॉम्बीज हैं।
अब कुछ लोग तो उनको मारने की बात कर रहे होते हैं इन ज़ॉम्बीज को, तो कुछ लोग वैक्सीन ढूंढने को कह रहे थे कि वैक्सीन से इनको बचा लेते हैं। तभी वहाँ पे रे नाम की एक कूल सी हरे बालों वाली लड़की आती है। वो कहती है कि मेरे पास ज़ॉम्बी और वैक्सीन दोनों कार्ड है, मेरे पास एक आइडिया भी है। हम ज़ॉम्बी बन चुके लोगों को अपने विश्वास में लेंगे कि अगर आप ज़ॉम्बी कार्ड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको वैक्सीन से ठीक करेंगे, मगर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे लोगों को और ज़ॉम्बी कार्ड से इन्फेक्ट ना करें। तो ये तो है दोस्तों रे नाम की उस हरे बालों वाली लड़की का आइडिया। आरिज़ू को भी आइडिया बढ़िया लगता है और वो अपनी टीम के साथ बाकी टीम के पास जाता है और ये बातें उनको भी बताता है। तो काफी लोग तो उसकी साइड हो जाते हैं, मगर कुछ इक्के दुक्के ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कहना होता है कि जब हमारे पास गन कार्ड है तो फिर हम ज़ॉम्बीज को बचाने की जगह मार देते हैं, जिससे दोस्तों अब उन लोगों को दिक्कत हो जाती है जिन्होंने बता दिया था कि हम ज़ॉम्बी कार्ड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उनकी जान को खतरा है अब, क्योंकि ये जो इक्के दुक्के लोग हैं ये उनको छोड़ेंगे नहीं। और फिर दोस्तों धड़ल्ले से ज़ॉम्बीज कार्ड वालों को फिर मारा जाने लग जाता है। आरिज़ू और रे की बात कोई सुनने को तैयार होते नहीं। इस तरह से ये लोग मरते बचते 18वें राउंड पे पहुंच जाते हैं। और अब दोस्तों गेम में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, या कहें तो चैलेंजिंग, क्योंकि गेम में आमने सामने खुद आरिज़ू और रे हैं। यहाँ पे एक ट्विस्ट रिवील होता है कि अभी तक रे ने झूठ कहा था कि उसके पास ज़ॉम्बी और वैक्सीन दोनों कार्ड है, और ऐसा उसने इसीलिए कहा था ताकि बाकी लोगों को ये लगे कि जब मेरे पास ऑलरेडी ज़ॉम्बी कार्ड है तो कोई दोबारा मुझे ज़ॉम्बी कार्ड से इन्फेक्ट करने के बारे में नहीं सोचेगा। और वो अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो गई थी। मतलब सभी ने ये सोचा कि जब इसके पास ज़ॉम्बी कार्ड है तो फिर इसको मतलब ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट क्यों करना, जबकि उसने तो झूठ कहा था ना खुद को बचाने के लिए। मगर दोस्तों आरिज़ू उसका सच पकड़ लेता है और साथ ही उसको ये भी कहता है कि तुम्हें पता है मेरे पास गेम के स्टार्टिंग से ही ज़ॉम्बी कार्ड है। और फिर दोस्तों वो रे को भी इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे रे तो चौंक जाती है और कहती है कि तुम जैसा सीधा सा दिखने वाला लड़का झूठ बोलकर चकमा भी दे सकता है क्या? ये मैंने सोचा नहीं था कभी। इसके बाद के राउंड में भी दोस्तों आरिज़ू अपने ग्रुप के लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है, जिससे उन्हें ठगा हुआ महसूस होता है कि अब तक तो तुमने हमें धोखे में रखा यार। आरिज़ू कहता है कि मुझ पे यकीन करो, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। और 20 राउंड कंप्लीट होने के बाद ज़ॉम्बी कार्ड वालों की संख्या होती है 32 और नॉर्मल कार्ड वालों की संख्या 13। और फिर उन 13 लोगों के ऊपर लाइट वाला शॉक गिरता है, वो मारे जाते हैं। इसके बाद ये 32 लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारी मन के साथ, क्योंकि क्या करें उनके साथ ही मर गए। तो इन्हें एक बोर्ड पे लिखा हुआ मिलता है 16 किलोमीटर साउथ वेस्ट की ओर जाएं और ये गेम 2 दिन के बाद खेला जाएगा। अब अभी रात थी दोस्तों, जिंदा बचे लोग आपस में बातचीत करते हैं और फिर उन्हें आरिज़ू की स्टोरी के बारे में पता चलता है, जिससे लड़कियां यहाँ बड़ा जेलस फील करती हैं कि बताओ यार, एक हमारा पार्टनर है जो हमें भाव तक नहीं देता, किसी का हस्बैंड तो उस पे हाथ वाथ भी उठा देता है, और यहाँ ये आरिज़ू है जो अपनी वाइफ के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ बॉर्डरलैंड में आ गया। दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं उसागी को, जो कि मत्सुयामा के साथ बॉर्डरलैंड के दूसरे किसी गेम में है, जहाँ पर ढेर सारी लेजर लाइट्स चल रही हैं और प्लेयर्स को उन लाइट से बचना है, क्योंकि वो लाइट बहुत ही पावरफुल है। जरा सा भी टच होने से प्लेयर्स की जान खत्म। अब मत्सुयामा तो अपनी व्हील चेयर के साथ ही गेम में एंटर हुआ था, तो व्हील चेयर से भागने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौरान वो गिर भी जाता है और तब उसकी मदद उसागी करती है। खैर दोस्तों इस गेम में सिर्फ 4 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं, एक तो मत्सुयामा, दूसरी उसागी और इनके साथ 2 और लड़कियां। अब अगली सुबह जब ये लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं तो आपस में बात करते हुए जाते हैं। एक लड़की तो उसागी को पहचान जाती है और कहती है कि हम शायद पहले भी मिल चुके हैं, तुम्हारे डैड एक माउंटेन क्लाइंबर हुआ करते थे जिन्होंने नो ऑक्सीजन समिट के बाद खुद की जान ले ली थी ना। और ये बातें दोस्तों वो हंसते हंसते कह रही होती है, लेकिन जब वो उसागी को देखती है कि वो काफी गुमसुम है, तब वो लड़की चुप हो जाती है और फिर वो जो दूसरी लड़की थी उसके साथ साइड में जाकर बातचीत करती है, जिसपे मत्सुयामा उसागी से कहता है कि वो लोग क्या कहती है इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी आता है एक बढ़िया सा फ्लैशबैक, जब मत्सुयामा सेमिनार में गया हुआ था ना, और वहाँ गेम के होस्ट ने मत्सुयामा के जीतने पे कहा था कि तुम पैर से लाचार होने के बावजूद भी ये गेम जीत पाए, और मुझे तुम जैसे ही मजबूत लोगों की जरूरत है बॉर्डरलैंड के नागरिक बनने के लिए, और तुम्हें भी तो मौत और जिंदगी के बीच की दुनिया देखने का बड़ा शौक है ना, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एक लड़की है जिसे गुमराह करके तुम्हें उस गेम में लाना होगा कैसे भी करके। उस लड़की के दिल में आज भी उसके पिता की मौत का जो गम है ना वो घर करके बैठा हुआ है। तुम उसे बस ये पानी जैसा दिखने वाला ये द्रव पिला दो, बाकी काम हो जाएगा, जो कि मत्सुयामा ने कर भी दिया था दोस्तों। तभी तो वो आज बॉर्डरलैंड में है, और वो जो गेम का होस्ट है ना उसको पता था कि उसागी के पीछे पीछे आरिज़ू भी गेम में जरूर आएगा। साथ ही मत्सुयामा के दिल में उसागी के लिए अब फीलिंग्स आ रही है, जिससे ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, और डरावना भी। इसी के साथ हम देखते हैं उसागी और उसकी टीम को, जो कि डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए हैं, और इस बार का लोकेशन है रेलवे स्टेशन, जहां पहले से काफी सारे प्लेयर्स मौजूद है हर गेम की तरह। अब इनके आने के बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि प्लेयर्स पूरे हो गए। तभी आती एक ट्रेन जिसपे इनको चढ़ना होता है। इस गेम का नाम है दोस्तों एक दौड़ती हुई ट्रेन, और इसके रूल्स ये हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि पहला तो ये कि ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है। सायरन को सुनते सुनते अगर आप आखिरी डिब्बे से भागकर इंजन तक पहुंच जाते हैं तो
तो आप बच जाएंगे। जैसे ही आप अगली बोगी में जाएंगे वहाँ दरवाजा बंद हो जाएगा और 30 सेकंड के बाद ऑक्सीजन या जहरीली गैस छोड़ी जाएगी और ये गैस इंजन को छोड़कर बाकी किसी 4 बोगी में होगी। तो आपको 30 सेकंड के अंदर ही चुनना होगा कि आप मास्क लगाएंगे या नहीं। हर प्लेयर को 5 ऐसे कैनिस्टर दिए जाएंगे जिसमें जहरीली गैस का एंटीडोट गैस होगा और इन कैनिस्टर को मास्क के राइट साइड में बने इंसर्शन पॉइंट में लगाना होगा। एक और चीज है, आप किसी और प्लेयर के कैनिस्टर यूज नहीं कर सकते, ना ही पिछली बोगी में वापस जा सकते हैं। इसीलिए सभी एक एक मास्क के साथ साथ अपने कैनिस्टर वाली बेल्ट उठा लें। बड़े ध्यान से उस बेल्ट को अपने आर्म्स में बांध लें और जरूरत पड़ने पे इन कैनिस्टर का यूज करें। अब दोस्तों ये कैनिस्टर सुनकर आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़े बड़े डब्बे होंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे होते हैं बहुत। ये देखिए, इसके बाद गेम होता है शुरू और सारे प्लेयर्स को 1 नंबर बोगी में जाना पड़ता है जहाँ इन्हें एक पिंजरे में प्यारी सी येलो कलर की एक चिड़िया भी दिखाई देती है। मत्सुयामा कहता है कि इस चिड़िया के मर जाने से हमें पता चल जाएगा कि बोगी में छोड़े जाने वाला गैस ऑक्सीजन नहीं बल्कि जहरीला गैस है। तो इसके बाद सारे प्लेयर्स से कहा जाता है कि आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, आप चुनाव करें कि आपको मास्क लगाना है या नहीं, अभी डिसाइड करें। तो क्या है ना दोस्तों, डर के मारे सारे लोग मास्क लगा देते हैं और 30 सेकंड के बाद ट्रेन के सीलिंग से गैस निकलती है जो कि जहरीली नहीं है क्योंकि वो चिड़िया अभी भी जिंदा है। कुछ देर के बाद ट्रेन के सारे खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं जिसमें आराम से खुलकर सांस लेते हैं और तब ये सोचते हैं कि अब हमने एक कैनिस्टर तो वेस्ट कर दिया। इसके बाद इन्हें बॉगी नंबर 2 में जाने को कहा जाता है। इस बार भी सभी के सभी मास्क लगा लेते हैं और इस बार इन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया था दोस्तों, क्योंकि इस बार बोगी में रखी चिड़िया मर जाती है। फिर ये लोग बोगी नंबर 3 में जाते हैं और इस बार ये फैसला लेते हैं कि हम मास्क नहीं लगाएंगे और नसीब इनका साथ देता है और ये देखते हैं कि इस बार जहरीली गैस नहीं निकली। तभी ट्रेन के सारे खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं और इन्हें सामने से एक और ट्रेन पार होते हुए दिखाई देती है जिसमें लोग जहरीली गैस की वजह से खून की उल्टियां करते करते मर रहे थे। बड़ा खौफनाक मंजर होता है दोस्तों, सभी के डर के मारे हालत खराब। इसके बाद ये नंबर 4 बोगी में जाते हैं और अब इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब हमें मास्क लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो मत्सुयामा कहता है, देखो इतनी सारी गैस से ट्रेन की बोगी को भरने के लिए कहीं तो गैस का स्टोरेज रखा होगा, है ना, हमें बस उसे ढूंढना है। अब इनके बीच एक ऐसा आदमी था दोस्तों जो कहता है कि मुझे ट्रेन के बारे में थोड़ी जानकारी है। ट्रेन के ऊपर पेंटोग्राफ होता है जो कि ट्रेन में बिजली सप्लाई करने का काम करता है। अगर किसी बोगी पे पेंटोग्राफ हो तो वो ट्रेन की छत पे काफी जगह घेरता है और ये आमतौर पर एक बोगी छोड़ कर लगाई जाती है। अगर पिछली बोगी में नॉर्मल गैस आई थी, इसका मतलब ये होगा कि शायद ऊपर छत पे पेंटोग्राफ लगा हुआ था, यानी पेंटोग्राफ अब इसमें नहीं लगा होगा और अगर नहीं लगा होगा तो इसमें गैस स्टोरेज के लिए ऊपर काफी जगह होगी, यानी कि इस बार हम पे जहरीली गैस का अटैक हो सकता है। उस आदमी की बातों पे ये लोग यकीन कर लेते हैं और क्या करते हैं, और जिन्होंने यकीन नहीं किया था ना दोस्तों, वो लोग पछताते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि सच में इस बार जहरीली गैस निकलती है और कई सारे लोग तड़प कर मर जाते हैं। कोई खून की उल्टी करता है तो कोई मुंह से झाग निकालता है और जिन्होंने मास्क लगाने का फैसला किया था वो बच जाते हैं और अपने साथियों को इस तरह तड़प कर मरते हुए देखकर वो भी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखिए, जिंदा बचे लोगों में होते हैं उसागी, मत्सुयामा और कुछ और लोग भी होते हैं। वो अब 5वें नंबर बोगी पे पहुंच जाते हैं। इस बोगी को लेकर कुल 4 बोगियां बची थी और इन लोगों के पास सिर्फ 2 कैनिस्टर बचे हुए थे। तो ट्रेन की नॉलेज रखने वाला आदमी वो अब इनके बीच मतलब महान बन जाता है और उसके हिसाब से इसमें पेंटोग्राफ लगा होगा, यानी कि फिर इसमें क्या नहीं होगा, इसमें जहरीली गैस का टैंकर नहीं होगा। तो इसीलिए इस बार सभी लोग मास्क नहीं लगाते और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। सारे के सारे लोग जिंदा बचकर चले जाते हैं नंबर 6 बोगी में और वहाँ बोगी को अच्छे से देखने पर उस आदमी को रियलाइज होता है कि ये ट्रेन का मॉडल तो अलग ही है। इसमें तो पेंटोग्राफ ट्रेन के ऊपर नहीं बल्कि ट्रेन के नीचे है, यानी कि हर बोगी के छत पे गैस टैंकर लगाने की जगह जरूर होगी। इससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि यानी कि अभी तक हम सिर्फ तुक्के से बच रहे थे यार, और फिर उन सभी का भरोसा उससे उठ जाता है कि ये तो गलत आदमी है, वो तो हमारा नसीब अच्छा था कि हम बच गए। अभी तक में दोस्तों 30 सेकंड खत्म भी हो जाते हैं और अब बस 30 सेकंड खत्म होने वाले थे तो इनको चुनाव करना था कि मास्क लगाना है या फिर नहीं। तो ये मास्क लगाने का फैसला करते हैं, मगर इस बार जहरीली गैस नहीं निकलती, यानी कि इन्होंने एक कैनिस्टर वेस्ट कर दिया। इनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि 2 बोगियां इनको अभी और पार करनी है इंजन तक पहुंचने के लिए, मगर अभी तक में सिर्फ 2 ही बोगियों में जहरीली गैस निकली, यानी कि अब आगे जो 2 बोगियां होंगी उन दोनों में जहरीली गैस जरूर होगी। एक ही कैनिस्टर बचा हुआ था, लेकिन आगे 2 जहरीले गैस वाली बोगियां थी, जिससे अब इनका पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, और ये तो पिछली वाली बोगी में भी नहीं जा सकती ना, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है, ट्रेन रुक भी नहीं सकती। तो आगे हम देखते हैं कि ये लोग ट्रेन से कूदने का फैसला करते हैं। हाँ दोस्तों, मगर इतनी रफ्तार वाली ट्रेन से कूदने का मतलब है खुदकुशी। पर दोस्तों किस्मत इनका साथ देती है। पीछे इनको ट्रेन दिखी थी कुछ टाइम पहले जिसमें जहरीली गैस से लोग मरते हुए दिख रहे थे। वो ट्रेन पीछे रह गई थी और अब जाकर वो ट्रेन इनके सामने से गुजर रही होती है, और क्योंकि उस ट्रेन के सारे प्लेयर्स मारे जा चुके थे जिसकी वजह से उस ट्रेन के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए थे, तो उसागी सभी को समझाती है हमें कूद कर उस ट्रेन में जाना होगा कैसे भी करके, मगर सभी को बड़ा डर लग रहा होता है, इसीलिए
सबसे पहले उसागी छलांग लगाकर उस ट्रेन में चली जाती है। इसके बाद बाकी लोग भी धीरे धीरे हिम्मत कर देते हैं और कूदने चले जाते हैं। कई सारे लोग उस ट्रेन में जाने में कामयाब हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन एक तो बीच में गिरकर मर जाते हैं। और जब बारी आती है मत्सुयामा की तो वो तो व्हील चेयर पे होता है। वो मजबूर है दोस्तों, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो भी कूद जाता है। हालांकि जैसे ही वो दूसरी ट्रेन में कूदता है ना तो उसका आधा पोर्शन बाहर रहता है। वो तो अच्छा हुआ उसागी उसको अंदर खींच लेती है। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी दोस्तों उनके सामने से एक और ट्रेन गुजरती है, जिसमें पता है कौन था? आरिजू। वो अपनी वाइफ को देखकर चिल्लाने लग जाता है कि उसागी तुम, और उसागी भी उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, मगर बीच में पोल आ जाता है दोस्तों, जिससे फिर दोनों को हाथ पीछे हटाना पड़ जाता है। आरिजू के ग्रुप का एक आदमी कमेंट करता है कि आरिजू की बीवी ने गले किसी और आदमी को लगाया हुआ है, बताओ। इस तरह की वहाँ पे बातें होती हैं दोस्तों, लेकिन फिर सभी चुप हो जाते हैं। तभी आरिजू का जो ट्रेन स्टॉप होता है नजदीक आ जाता है और अनाउंसमेंट किया जाता है कि ट्रेन को जल्दी रोके, स्टॉप लाइन नजदीक आ रही है। तो आरिजू जल्दी से ट्रेन के इंजन में जाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, मगर स्टॉपेज बहुत ही नजदीक आ गया था, जिसकी वजह से ट्रेन स्टॉप लाइन से जाकर टकरा जाती है और ट्रेन का भयंकर एक्सीडेंट होता है, जिसमें बाकी लोग तो घायल हो जाते हैं, मगर आरिजू की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है दोस्तों। वो बेहोश हो जाता है, उसके पेट पे भी कट लग जाते हैं कई सारे। उसके ग्रुप में एक शराबी होता है, तो वही उसके कट को सिलाई करता है शराब पीकर। इधर उसागी और उसके ग्रुप के सभी लोग सही सलामत दूसरे स्टॉप लाइन पे पहुंच चुके होते हैं। पास में एक हॉस्पिटल होता है टूटा फूटा सा, जिसमें इन्हें मत्सुयामा के लेग सपोर्टर के साथ दूसरी व्हील चेयर भी मिल जाती है। अब दोस्तों जो दूसरा गेम था, मतलब इनका नेक्स्ट गेम, वो आज रात में शुरू होने वाला था। इसीलिए ये लोग हॉस्पिटल में ही थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, जहाँ सभी आपस में कुछ न कुछ अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मत्सुयामा उसागी को अपने नाइटमेयर के बारे में बताता है। हाँ, उसे भी अपनी एक स्टूडेंट की मौत का सपना सोने नहीं देता कभी भी। दरअसल बात कुछ यूं थी कि मत्सुयामा तो शुरू से ही नियर डेथ एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड था, तो वो इस बारे में काफी स्टडी किया करता था और अपनी रिसर्च पेपर भी लिखा करता था। तो उसकी एक स्टूडेंट थी जो कि मत्सुयामा के रिसर्च पेपर से काफी प्रभावित हो गई थी और उसने मत्सुयामा को बताया भी था अपने इंटरेस्ट के बारे में कि वो भी नियर डेथ एक्सपीरियंस करने के लिए पागल हो गई है। हालांकि तब मत्सुयामा ने उसको समझाया भी था कि ये काफी रिस्की होगा, अच्छा नहीं है ये, क्योंकि मैंने जो भी लिखा है वो थियरी है, कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। मगर दोस्तों वो स्टूडेंट इतनी जुनूनी थी ना कि वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार थी और वो मत्सुयामा को खुली छूट देती है। पर एक्सपेरिमेंट में उस स्टूडेंट की मौत हो गई, जिससे मत्सुयामा बहुत ही गहरे सदमे में चला गया। उसे हर वक्त बस उसकी मौत का ख्याल आता रहता है, जिसकी वजह से एक दिन क्या हुआ कि मत्सुयामा ऐसे ही ड्राइविंग कर रहा था और उसने अपना ध्यान खो दिया और फिर हो गया एक्सीडेंट, जिसमें उसके पैर डैमेज हो गए और अब तो आप देख ही रहे हो कि बिना सहारे के वो चल नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब रात हो चुकी थी और आरिजू को होश आ गया था। कुछ घंटों के बाद इनको दूसरा गेम भी शुरू करना था एक बिल्डिंग में, और उस गेम का नाम होता है निशाना टिन का डिब्बा। खेल शुरू करने को कहा जाता है और ब्लैक सूट वाला आदमी टीन के डिब्बे को लात से मारता है और वो डिब्बा उछलकर बिल्डिंग के काफी ऊपरी माले पे चला जाता है। तब इनसे उस डिब्बे को वापस उसकी जगह पे लाकर रखने को कहा जाता है। और ये बिल्डिंग ऐसी नहीं छोटी थी, काफी ऊंची थी, लिफ्ट भी खराब थी, इसीलिए सारे प्लेयर्स उसको लाने के लिए सीधे सीढ़ी से ही ऊपर जाने की सोचते हैं। मगर आरिजू तो एक्सीडेंट की वजह से जख्मी था, इसलिए वो सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाता। उसके पेट में भी बहुत दर्द होता है, इसलिए वो बेचारा तो नीचे रह जाता है और बाकी लोग अलग अलग रास्ते से ऊपर जाने लग जाते हैं। मगर ये क्या दोस्तों, कोई सीढ़ी तो कुछ माले पे जाने के बाद खत्म हो रही थी, तो कोई कहीं और प्रॉब्लम आ रही थी किसी में। मगर फिर भी एक लड़का किसी तरह उस टिन के डब्बे के पास पहुंच जाता है और अपने हाथ में उठा भी लेता है नीचे लाने के लिए। पर उसी वक्त अनाउंसमेंट करके बताया जाता है कि ये कोई मामूली डिब्बा नहीं है, ये टाइम बॉम्ब है। प्लेयर्स के छूते ही इसमें 1 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब जिस लड़के ने उस डब्बे को पकड़ा था वो नीचे उसको लेकर आने लग जाता है। 1 मिनट पूरा हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों, जिससे वो लड़का तो मारा जाता है। पर जैसे ही दूसरा प्लेयर उस डिब्बे को उठाता है, उसमें फिर से 1 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। यानी ब्लास्ट होना सिर्फ प्लेयर को नुकसान पहुंचाना था दोस्तों, डिब्बा तो बिल्कुल सही सलामत होता है। वो आदमी काफी तेजी से दौड़ता है और जब 20 सेकंड्स बाकी रह जाते हैं तो वो उस डिब्बे को एक लड़ी को थमा देता है। टाइम फिर से रिसेट हो जाता है, मगर 5 सेकंड टाइम पीछे हो जाता है, यानी उसमें 60 सेकंड की जगह 55 सेकंड्स की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और गेम में 2 ग्रुप होते हैं, जो भी उस डिब्बे को टाइम खत्म होने से पहले शुरुआती जगह में रख देगा वो कामयाब हो जाएगा और उसकी टीम ही आगे बढ़ेगी। इसलिए फिर क्या होना था, डिब्बे की छीना झपटी हो जाती है। सभी अपनी टीम के लोगों को वो डिब्बा ट्रांसफर कर देते हैं, मगर आखिर में स्टार्टिंग पॉइंट पे रुकते ही दोस्तों टाइम ऑफ हो जाता है, जिससे वो डिब्बा भी फट जाता है और तब दूसरा डिब्बा सामने आता है। दरअसल दोस्तों ये 10 राउंड का गेम है, तो इस दूसरे राउंड में आरिजू क्या करता है ना, अपने साथी से कहता है कि ऊपर से वो डिब्बा फेंक कर मुझे दो। मगर तभी दूसरी टीम का एक बंदा आरिजू को धक्का देकर उस डिब्बे को पकड़कर गिर जाता है और फिर क्या होना था, गिरने से वो डब्बा जोर से होता है ब्लास्ट, जिससे उस लड़के का भी सर फट जाता है। इसके बाद थर्ड शुरू होता है और इस राउंड में भी काफी छीना झपटी होती है। मगर दोस्तों इस बार आरिजू की टीम की एक लेडी डिब्बे को वक्त रहते स्टार्टिंग पॉइंट पे रख देती है और कामयाब हो जाती है इस राउंड में, जिससे उसको लिफ्ट से ऊपर भेज दिया जाता है। यहाँ जाइए दोस्तों उसागी की तरफ। उसागी के ग्रुप को टोक्यो टावर बिंगो गेम खिलाया जा रहा होता है, जिसमें एक बड़े से टावर पे बिंगो गेम खेलना था चढ़कर। अब मत्सुयामा तो चल नहीं पाता, तो चढ़ना तो दूर की बात, वो लाइक सपोर्टर पहन लेता है दोस्तों और उसागी उसे अपने कमर पे रस्सी से बांध लेती है, जिसके दूसरे छोर से उसने मत्सुयामा को बांध के रखा हुआ था ताकि वो नीचे ना गिरे। वहीं बाकी कई सारे लोग तो टावर से डगमगा कर गिर रहे होते हैं। और जब भी ये लोग बिंगो के लिए बटन दबा रहे होते हैं तो जितना नंबर उस बिंगो पे लिखा हुआ आता है ना,
ना, ऊपर से उतने पत्थर की बड़ी बड़ी बॉल्स गिर जाती है नीचे, और अगर वो चट्टान या पत्थर जो भी कह ले किसी के ऊपर गिर जाती तो मारा जाता, जिसको देखकर बाकी लोगों की तो हिम्मत ही जवाब दे जाती है। और एक बार तो ये भी होता है दोस्तों कि उसागी के हाथ पे पत्थर वाली बॉल लग जाती है, उसका हाथ ही छूट जाता है, नीचे गिरने वाली होती है वो, लेकिन तभी उसका हाथ मत्सुयामा पकड़ लेता है। जिम करने का फायदा तो हो गया उसको, वो एक ही हाथ से उसागी को पकड़कर ऊपर खींच लेता है। इधर दोस्तों आरिज़ू की टीम के 4-5 लोगों ने टीम वर्क के सहारे खुद को सेव कर लिया होता है और काफी सारे हादसे का शिकार होकर मर भी गए थे। लास्ट के जब 2 राउंड बचे होते हैं तो बात ज्यादा बिगड़ जाती है यहाँ पे। हाँ, लोग एक दूसरे को जान से मारने तक को तैयार हो जाते हैं खुद सेव होने के लिए, मगर ऐसे में फिर आरिज़ू के ग्रुप का वो ब्लैक सूट वाला आदमी आरिज़ू की मदद करता है और कहता है कि मैं इन्हें उलझा कर रखता हूँ, तुम जख्मी हो इसीलिए पहले तुम सेव हो जाओ। वो तो जबरदस्ती कह के आरिज़ू से वो टिन का डिब्बा स्टार्टिंग पॉइंट पे रखवा देता है, जिससे आरिज़ू तो सेव हो जाता है दोस्तों। उससे भी फिर बाकी सेव हुए लोगों के साथ ऊपर लिफ्ट से भेज दिया जाता है, जहाँ से वो नीचे देखता है अपने साथी को, जिसपे अगले राउंड में दोस्तों दूसरे टीम के लोग कुत्ते की तरह टूट पड़ते हैं। वो ब्लैक सूट वाला आदमी अकेले ही उतने लोगों से फाइट करता है, पर वो लोग कांच के टुकड़े उसके गले पे वार कर देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि मेरा बचना तो नामुमकिन है। लेकिन वो ये भी ठान लेता है कि इसमें से जितने भी हैं किसी को जाने नहीं दूंगा, जीतने नहीं दूंगा, और वो उन सभी को दबोच कर रखता है। तब तक में टाइमर खत्म होता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें खुद तो मरता ही है मगर विरोधी टीम के बाकी सारे लोगों को साथ में लेकर मरता है। इधर उसागी की टीम में भी दोस्तों इक्के दुक्के लोग ही बचे होते हैं। बिंगो 99% कंप्लीट हो चुका था, पर बिंगो के बीच में एक फ्री लिखा हुआ बटन था, जिसके अंदर के नंबर को बाहर लाने के लिए टावर के एकदम टॉप पे जाना होगा। इसीलिए उसागी मत्सुयामा को टावर की एक जगह पे बिठाकर खुद उतनी ऊंचाई पे चढ़ाई करती है। उसकी चढ़ाई करते करते सुबह हो जाती है दोस्तों, मगर आखिर में वो फ्री वाले बटन को प्रेस करके बिंगो कंप्लीट करके ही मानती है। इस तरह से वो गेम जीत जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गेम के होस्ट को, जो कि अकेले में मत्सुयामा से कहता है कि तुमने हमारा आधा काम तो पूरा कर दिया उसागी को यहाँ लाकर। उसके पीछे पीछे आरिज़ू भी यहाँ गया, जिसपे मत्सुयामा पूछता है कि एक आदमी को यहाँ लाने के लिए तुमने इतना कुछ किया। तो होस्ट बताता है कि पिछली बार गेम जीतने में उसने ही हमारी मदद करी थी, इसीलिए हम उसको यहाँ का नागरिक बनाना चाहते हैं। जिसपे मत्सुयामा पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, कहीं तुम ही जोकर तो नहीं। जिसपे होस्ट कहता है कि ज्यादा लालची मत बनो, तुम्हें हर सवाल का जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, अभी तुम्हारे लिए एक काम करना बाकी है। ये लो गन, तुम्हें इससे उसागी को मार डालना है, क्योंकि अगर यहाँ उसागी मर जाती है तो आरिज़ू भी यहाँ से जाने के बारे में कभी सोचेगा नहीं। और दोस्तों इस बात से मत्सुयामा उदास हो जाता है कि मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ। होस्ट कहता है कि अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, तुम जान पाओगे कि कौन इस दुनिया को चला रहा है। इतना ही नहीं, तुम्हें मौत की दुनिया की भी सच्चाई पता चल जाएगी। इसके बाद तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यहाँ के नागरिक बनना चाहते हो तो बन सकते हो, नहीं तो अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। दरअसल दोस्तों गेम का होस्ट जो है ना, वो भी आरिज़ू के साथ पहले ही एक प्लेयर था, पिछले वाले सीजन में या उससे पिछले वाले में रहा होगा, और अभी वो काफी हाई लेवल पे पहुंच चुका है यहाँ का नागरिक बनकर। उसे लगा था कि यहाँ रहकर खूब मजा आएगा, मगर उसके टक्कर का यहाँ कोई प्लेयर ही नहीं बचा था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पे लाइफ काफी बोरिंग लगने लगी। इसीलिए वो असली दुनिया से चुन चुन कर बंदों को यहाँ पे लेकर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आरिज़ू की ग्रुप फोटो गई होती है शिबुया स्टेशन, जहाँ पे फाइनल गेम खेले जाने वाला है। सभी आपस में यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि ये फाइनल गेम है, तो अगर इसमें हमें एक दूसरे को भी जान से मारना पड़े तो कोई बात नहीं, दिल पे मत लेना कोई भी, क्योंकि हम सभी को अपनी जान प्यारी है और सभी यहाँ से बचकर निकलना चाहते हैं। पर आगे दोस्तों इनको एक बड़े से मॉनिटर के अंदर जाना पड़ जाता है, जहाँ सबकी हैप्पी लाइफ की वीडियोस चल रही होती है। आरिज़ू और उसागी को तो बेबी भी हो चुका है और वो लोग साथ में बहुत ही खुश हैं, पर ये सब दोस्तों एक तरह से नकली है। तभी वहाँ पे रियल उसागी और उसके ग्रुप के लोग भी आ जाते हैं। उसागी यहाँ पहले तो आरिज़ू के गले लगकर बहुत रोती भी है और दोनों यहाँ से वापस रियल वर्ल्ड में जाने की बातें करते हैं। पर जैसे आरिज़ू मत्सुयामा को देखता है तो वो उसको जोरदार पंच करता है पहले एक, और उसको पीटने की कोशिश करता है, मगर तब बीच में उसागी आ जाती है। आरिज़ू कहता है कि इसी कमीने की वजह से तुम आज आईसीयू में हो रियल वर्ल्ड में। तब उसागी कहती है ये गेम में मेरी मदद कर रहा है, इसी की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तो आरिज़ू कहता है पर इस खतरनाक गेम में तुम्हें यहाँ लाया भी तो यही ना, मगर दोस्तों फिर मामला ठंडा हो जाता है इनका। इसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है कि टोटल 10 प्लेयर यहाँ मौजूद हैं और अब फाइनल गेम शुरू होगा, जिससे सभी चौंक जाते हैं कि हम तो यहाँ पे सिर्फ 9 ही लोग हैं, तो 10 प्लेयर की बात क्यों की जा रही है। इस पे आरिज़ू कहता है कि हम 10 ही हैं, उसागी के पेट में मेरा बच्चा है, उसे भी गिना जा रहा है। और ये जानकर उसागी बिल्कुल हैरान दोस्तों, और मत्सुयामा को होती है जलन। वहीं बाकी लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पेट वाले बच्चे को क्यों गिना जा रहा है, वो कैसे खेलेगा कुछ। तभी सारे प्लेयर्स को रिस्ट बैंड और कॉलर्स पहनने को दिया जाता है। टेबल पे 10 रिस्ट बैंड आ जाते हैं और 9 कॉलर, क्योंकि बच्चा तो पेट में है तो उसके गर्दन में तो पॉसिबल नहीं है ना लगाना, मगर उसका रिस्ट वॉच था जो कि बच्चे की माँ अपने पास रखने वाली है। वैसे इस खेल का नाम है दोस्तों पॉसिबल फीचर्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, रूल्स बताने वाला हूँ। इस खेल में 25 कमरे हैं, जो 5 खड़ी लाइन और 5 आड़ी लाइन के क्रम में है। बीच में रखे टेबल पर सभी खिलाड़ी पासे फेंकेंगे, जितनी संख्या आएगी उतने खिलाड़ी आगे कमरे में जा सकते हैं। इस खेल को तब तक दोहराना है जब तक बाहर जाने का रास्ता ना मिल जाए, और इस गेम में मैक्सिमम 15 राउंड मिलेंगे। हालांकि पासे फेंकने के बाद जो खिलाड़ी अगले कमरे में नहीं जा पाते उन्हें उसी कमरे में तब तक रुकना होगा जब तक 2 खिलाड़ी अपने रिस्ट बैंड को यूज करके उसके कमरे को अनलॉक नहीं कर देते। समझ गए?
हर प्लेयर के रिस्ट बैंड पे 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। साथ ही सेरेना का मैप भी होगा जिससे वो जान पाएंगे कि वो लोग अभी कहाँ पे हैं। और इसके साथ ही वो ऑडियो कॉल पे एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे, एक दूसरे खिलाड़ी से। मतलब किसी भी रूम के दरवाजे को खोलने के लिए एक रिस्ट बैंड को दरवाजे पे टच करना होगा, जिससे उस रिस्ट बैंड का 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। कितना? 1 पॉइंट माइनस दरवाजे खोलने पे। इसके साथ ही अगर आपको दोबारा उसी रूम में जाना है जहाँ से अभी आप आए हो, तो आपको नेक्स्ट राउंड का इंतजार करना होगा। और जैसे ही किसी प्लेयर के पॉइंट्स 0 हो जाएंगे तो कॉलर बैंड ब्लास्ट कर जाएगा, जिससे वो प्लेयर मारा जाएगा। और हर रूम में चारों ओर दीवार है। हर दीवार पे आपको अपनी फ्यूचर दिखाई देगी, अच्छा या बुरा। और आप जिस साइड के दीवार वाली दीवार का यूज करके दूसरे रूम में जाएंगे ना, रियल वर्ल्ड में भी आपका फ्यूचर वैसा ही होगा जैसा दीवार पे दिखाया जा रहा था। समझ गए आप? मतलब चारों ओर फ्यूचर दिखेगा, तो जहाँ भी जिस दीवार पे आप जाएंगे रियल वर्ल्ड में भी वैसा फ्यूचर आपका होगा, ऐसा गेम में कहा गया है। यानी इस गेम को जीतने के लिए टीम वर्क की जरूरत होगी, इसलिए सभी को एक दूसरे का नाम जानना बेहद जरूरी हो जाएगा बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, आप आरिज़ू, उसागी, रे और मत्सुयामा को तो पहले से पहचानते हो, पर कुछ यहाँ पे नए खिलाड़ी ऐड होंगे जिनका नाम अभी तक किसी को नहीं पता था। तो आइए जानते हैं उनका नाम। सबसे पहले तो सैम और यूना नाम के एक भाई बहन है, और जो शराबी चाचा था ना जिसने आरिज़ू के पेट में कट लगाए थे और सिलाई की थी, उसका नाम है टिम। साथ ही बैन नाम का एक जवान लड़का भी है, और ससा नाम की एक अधेड़ उम्र की लेडी भी, जिसका हस्बैंड उसके साथ मारपीट किया करता था, वही। इसके बाद रूम के बीच में टेबल आ जाता है ऑटोमेटिकली, और पासा फेंक कर किसी रूम में जाना है ये डिसाइड करने के लिए इन्हें हर बार 3 मिनट दिया जाने वाला है। साथ ही पासे का जो कलर है वैसे ही कलर चारों दरवाजे के भी हो जाते हैं। अब टिम कहता है कि पासे के खेल में तो मैं माहिर हूँ, जिसपे ससा कहती है कि माहिर वाहिर कुछ नहीं हो, 1 नंबर के जुआरी हो तुम। खैर दोस्तों, टिम पासा फेंकता है इसके बाद, और येलो पासे पे 1, ब्लू पे 7 और रेड पे 5 और ग्रीन पे 4 नंबर आता है। जिसके बाद चारों दरवाजों पर भी कलर के हिसाब से 5, 4, 1 और 7 लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद हर दीवार पे सारे प्लेयर्स की पॉसिबल फ्यूचर्स की रियलिस्टिक वीडियो प्ले हो जाती है। उसागी और आरिज़ू का फ्यूचर दिख रहा होता है, उनका बेबी हो चुका है। टिम देखता है कि वो कसिनो वाले गेम में जीत रहा है। सैम देखता है कि वो और उसकी बहन अपनी किसी दूर के फैमिली मेंबर के साथ डिनर कर रहे हैं। पर दूसरी दीवार पे टिम देखता है कि वो कसिनो में हार गया है, और उसी साइड वाली वॉल पे मत्सुयामा को दिखता है कि उसका नियर डेथ वाला रिसर्च पब्लिश करने की अर्जी उसको मिल गई है, यानी कि परमिशन मिल चुकी है वो पब्लिश करने के लिए। तो वहीं तीसरी दीवार पे उसको दिखता है कि अर्जी खारिज कर दी गई है। अब टिम कहता है कि अगर जो दिखाया जा रहा है और हमारा फ्यूचर वैसा ही होने वाला है, तो मैं ब्लू दरवाजे से जाऊंगा। और वैसे दोस्तों, ब्लू दरवाजे वाली साइड में काफियों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिखाया जा रहा था, तो सभी उसी दरवाजे से जाने को तैयार हो जाते हैं। पर दिक्कत ये थी कि ब्लू दरवाजे पे 7 लिखा हुआ था, यानी इस दरवाजे से सिर्फ 7 लोग ही जा सकते हैं। येलो दरवाजे पे 1 लिखा हुआ था, मगर उस पे बैन अपनी मॉम के साथ हंसी खुशी बैडमिंटन खेलता हुआ दिख रहा होता है, इसीलिए वो अकेले ही उस दरवाजे से जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी माँ के साथ रहना था। आरिज़ू सभी को याद दिलाता है कि अच्छे फ्यूचर की कामना तो हमें रखनी ही है, मगर इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि एक रूम से दूसरे रूम में जाने के चक्कर में हमारे पास जो 15 पॉइंट हैं वो वेस्ट ना हो जाएं। हमें कम से कम पॉइंट वेस्ट करते हुए एग्जिट डोर ढूंढना है, यानी इस एरेना से निकलने का दरवाजा। इसका मतलब साफ था दोस्तों, जितने लोग एक साथ रहेंगे उतना कम पॉइंट वेस्ट होगा दरवाजा खोलने में, क्योंकि दरवाजा खोलने में सिर्फ 1 ही पॉइंट कट होने वाला था। और उस दरवाजे के नंबर के हिसाब से चाहे 7 लोग जाएं या 5 लोग, लेकिन जो अपना रिस्ट बैंड लगाकर दरवाजा खोलेगा सिर्फ उसी का 1 पॉइंट कट होगा, बाकी लोगों के पॉइंट बचे रहेंगे। समझ गया आप? तो अभी दोस्तों ये लोग एरेना के सबसे बीच वाले कमरे में होते हैं, यानी C3 में। आरिज़ू कहता है कि रे, सैम और यूना तुम तीनों पूर्व दिशा में D3 वाले कमरे में चले जाओ, और हम सभी बाकी सब उत्तर दिशा वाले कमरे C2 में जाएंगे। इससे ये होगा कि फिर हम सभी कोने वाले D2 में मिल पाएंगे। समझ गए? तो तब सैम देखता है कि D3 यानी कि रेड डोर वाले दीवार पे ये दिख रहा है कि यूना अपने बॉयफ्रेंड को अपने भैया सैम से मिलवा रही है एक रेस्टोरेंट में, जिससे सैम और यूना को कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो D3 में जाने को तैयार हो जाते हैं। अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा होता है, इसीलिए सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मत्सुयामा कहता है कि तुम सब आरिज़ू के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो। तो रे कहती है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तुम अपना अलग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मत्सुयामा की बोलती बंद हो जाती है, और फिर वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर आरिज़ू C2 में जाने के लिए अपना रिस्ट बैंड का पॉइंट यूज करता है, जिससे उसका पॉइंट हो जाता है 1 कट। उधर रे अपना 1 पॉइंट यूज करती है D3 में जाने के लिए। तो C2 में जाने के बाद इन्हें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है दोस्तों। हर बार 1 पॉइंट दरवाजा खोलने पे तो कटेगा ही, साथ ही वो जिस रूम में जाएंगे उस रूम में भी 1 से लेकर 8 पॉइंट तक कट हो सकते हैं, और वो तो उस रूम में जाने के बाद ही पता चलेगा कि रूम के अंदर कितने पॉइंट कट हो गए। अभी तो ये लोग C2 में बहुत ज्यादा थे, और यहाँ पे बात सिर्फ 1 पॉइंट कटने की थी, तो उसागी अपना पॉइंट कटवा लेती है 1। इसके बाद राउंड 2 शुरू होता है, और इस बार 3 पासे होते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ये 3 ही कमरों में जा सकते हैं, और पिछले वाले कमरे में जाना है तो ये 1 राउंड के बाद ही जा सकते हैं। तो इसीलिए 3 पासे थे, तो तीनों रूम में जाने के लिए रेड में 3, ब्लू में 5 और येलो में 1 आता है।
और ससा को ब्लू दरवाजे वाली दीवार पे अपना अच्छा फ्यूचर दिखता है और इस ब्लू दरवाजे वाली दीवार पे ही टिम आर्किटेक्ट का एग्जाम दे रहा है, यानी कि उसका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। बैन को दिखाई देता है कि वो जूनियर हाई फैकल्टी रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू दे रहा है और आरिजू ने दोस्तों रे वगैरह से C2 में मिलने को कहा था पिछले राउंड में, जिसके लिए उसको अभी रेड दरवाजे से ही जाना होगा, जिसमें उसागी भी उसका साथ देती है। वहीं मत्सुयामा येलो दरवाजा चुनता है क्योंकि उसमें दिखाया जा रहा था कि वो फ्यूचर में भी उसागी के साथ कनेक्टेड है। उधर रे वाले कमरे में भी एक राउंड पासा फेंका जा चुका था, मतलब वहाँ पे भी सेकंड राउंड हुआ होगा ना, जिसके बाद रे D2 में चली जाती है, जहाँ फिर वो आरिजू और उसागी से मिलती है। वहीं सैम और यूना E3 में चले जाते हैं क्योंकि दोस्तों जब इनके पास से फेंके गए थे तो तीनों दरवाजे में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते थे, इसीलिए सैम और यूना E3 में चले जाते हैं। तो इसके बाद थर्ड राउंड होता है शुरू, जिसमें आरिजू को 2 ही पासे फेंकने को मिलते हैं क्योंकि एक साइड से वो और उसागी आए थे तो उसमें तो ये जा नहीं सकते थे और एक साइड से रे आई थी तो वो लोग भी वापस वाले रूम में नहीं जा सकते थे, यानी कि अब ये 2 ही रूम में जा सकते थे। समझ गए ना आप? मतलब अगर एक रूम में कोई 2 कमरों से आया है तो उन 2 कमरों में अभी नहीं जा सकते इस राउंड में, ऐसा यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो अभी फिलहाल ये 2 ही रूम में जा सकते हैं। पासा फेंकने पे रेड में 1 आता है, ब्लू में 2, तो वैसे तो ये 3 ही खिलाड़ी हैं दोस्तों, मगर उसागी के पेट में उसका बच्चा है, इसीलिए वो एक जगह 2 प्लेयर काउंट की जाएगी। उसागी ब्लू डॉट से आगे जा सकती है पर आरिजू और रे में से कोई एक ही आगे बढ़ सकता है और एक को इसी रूम में रुकना पड़ेगा। रे रुकने का फैसला करती है क्योंकि दोनों दीवार पे उसको कुछ खास अच्छा फ्यूचर नहीं दिख रहा था अपना। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि ससा कुछ लोगों के साथ C1 में थी। अब आरिजू रेस्ट बैंड से कॉल करके उससे बातें करता है और कहता है D1 में जाने के लिए, जिसमें कि एक साथ 4 लोग जा सकते थे फिलहाल की कंडीशन जो है, और इस वक्त उनके रूम में 4 ही लोग थे, यानी चारों एक साथ D1 में जा सकते थे जहाँ इनको उसागी मिलने वाली थी। इसके बाद आरिजू सैम और यूना से कहता है इस बारी तुम लोग जिस रूम में हो वहीं पे रुक जाओ, अगली बारी में तुम लोग जब D3 में जाओगे तो रे जहाँ पे है ना D2 में वो अनलॉक हो जाएगी और फिर वो उस रूम से निकल पाएगी और फिर हम सभी E3 में मिलेंगे, ओके। पर दोस्तों यहाँ मत्सुयामा फिर से टांग अड़ा देता है क्योंकि D1 में उसे अपना फ्यूचर कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा था। वहीं बैन का फ्यूचर तो D1 में काफी ज्यादा खराब दिख रहा था। उसे जॉब तो मिल गई थी मगर उसे एक पानी की बोतल 3000 रुपए में बेचने को कहा जा रहा था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था काफी कोशिश करने के बाद भी। और जब वो कंपनी वालों को अपनी प्रॉब्लम बता रहा था तो उनका कहना था कि तुमने एग्रीमेंट पेपर पे साइन क्यों किया था फिर, और अब तुम्हें इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं दोस्तों ससा को भी यही दिख रहा था कि उसका हस्बैंड उसे काफी मारपीट कर रहा है। तब ससा ये फैसला करती है कि उसागी से मिलने के लिए मैं और मत्सुयामा जाएंगे, वहीं बैन और टीम एग्जिट डोर ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों E2 में सैम अपनी बहन के साथ मौजूद था, जहां की दीवार पे काफी अच्छे अच्छे फ्यूचर दिखाई दे रहे थे, जिसमें यूना और उसके बॉयफ्रेंड की शादी की बातें चल रही थी, जिससे यूना रियल में भी बड़ी खुश हो जाती है। और तब सैम को वो दिन याद आ जाता है जब वो अपने पेरेंट्स और यूना के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गया हुआ था। उस दिन भी यूना वाकई काफी खुश थी, मगर उसी दिन यूना की बातों से सैम का ध्यान भटक गया और सामने से ट्रक ने इनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें यूना और सैम तो बुरी तरह घायल हो गए मगर उनके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। यानी अब इस दुनिया में यूना और सैम ही एक दूसरे की फैमिली और सपोर्ट सिस्टम थे। फिर सीन आता है प्रेजेंट में शिफ्ट दोस्तों, और सैम अपनी बहन यूना को अभी भी स्माइल करते हुए देखता है क्योंकि ऊपर स्क्रीन में सैम अपनी बहन को शादी के लिए हाथ पकड़कर उसको दूल्हे तक लेके जा रहा है। ये देखकर सैम बड़ा इमोशनल भी होता है और वो आरिजू की बात मानने के बजाय E4 वाले रूम में चला जाता है, जबकि आरिजू ने उससे कहा था कि तुम रे के कमरे में जाओ ताकि रे वहाँ से बच निकल पाए। लेकिन अब इससे क्या होगा, रे उस जगह से आजाद नहीं हो पाती और उसे काफी बुरी बुरी चीजें दिखाई दे जाती हैं, जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है दोस्तों। 4th राउंड में टिम पासा फेंकता है, येलो में आता है 1 और ग्रीन में 9, तो टिम फैसला करता है ग्रीन वाले डोर में जाने का, यानी B2 में। मगर जो बैन है ना वो लास्ट मिनट में अपना फैसला बदल देता है और उसे येलो वाली वॉल पे अपना फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा था, इसीलिए वो उस रूम में चला जाता है। पर वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि A1 वाला रूम -6 वाला कमरा है, यानी कि यहाँ पे 6 पॉइंट माइनस होंगे। इससे बैन के 6 पॉइंट कट जाते हैं, यानी अब उसके पास सिर्फ 7 ही पॉइंट्स बचे हैं दोस्तों। इधर आरिजू सैम और यूना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर अब वो जवाब नहीं दे रहे होते क्योंकि उन्होंने आरिजू की बात नहीं मानी थी, तो वो सोचते हैं कि इससे बात करना ही बेकार है, मतलब वो कुछ बोलेगा फिर हमें। अब उनको दोस्तों E5 वाले कमरे में यूना प्रेग्नेंट दिख रही होती है, इसीलिए वो उस रूम में चले जाते हैं जो कि होता है -4 वाला कमरा, यानी यहाँ पे 4 पॉइंट्स माइनस होंगे, जिससे सैम के पास सिर्फ 9 पॉइंट्स ही बचते हैं क्योंकि वो अपने पॉइंट्स कटाता है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों 5वां राउंड शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले आरिजू रे से बातें करता है और पूछता है कि तुम्हारा दरवाजा खुला या फिर नहीं, तो वो कहती नहीं खुला और यहाँ पे तो अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है मुझे, मैं पागल हो जाऊंगी, जल्दी कुछ करो आरिजू, साथ ही मेरा एक और पॉइंट घट गया है। अब इधर दोस्तों टिम को C2 वाले रूम में दिख रहा था कि वो नशे में टुल होकर कहीं पे पड़ा हुआ है और A2 वाले दीवार में ड्रग ओवरडोज की वजह से उसको अपनी मौत दिखाई दे रही थी, जिससे टिम का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो अपना ऐसा फ्यूचर कभी नहीं देखना चाहता था। पर फिर भी वो मौत के बजाय नशे में कहीं पड़ा रहना बढ़िया समझता है और इसीलिए वो जाता है C2 वाले कमरे में। वहाँ बैन को उस रूम में अपनी मॉम की मौत दिखाई देती है
जिससे वो बैठकर वहीं पे रोना शुरू कर देता है। मत्सुयामा भी अभी तक अलग हो चुका था दोस्तों सभी से। वो E1 वाले कमरे में आ गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कोने वाले कमरे में ही एग्जिट डोर होगा, मगर वो तो अभी दोस्तों -1 वाले कमरे में आ गया है। मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट ही कटेगा और वहाँ पे कोई एग्जिट डोर नहीं है। वहीं अब तक रे के रूम के दोनों साइड पेयर्स होने की वजह से उसका रूम अनलॉक हो जाता है दोस्तों। और फिर कुछ राउंड्स के बाद हम टिम को B3 में देखते हैं, जो कि -4 वाला कमरा है, यानी कि 4 पॉइंट्स खत्म। टिम के पास बचे होते हैं सिर्फ 8 पॉइंट्स, मगर उसे B4 वाले दीवार पे एक हसीन सा फ्यूचर दिखता है, जिसमें उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जिसने पहले उसको असली वर्ल्ड में नशे की हालत होने की वजह से छोड़ दिया था। मतलब वो नशे की लत थी उसे, तो उसकी एक्स ने छोड़ दिया उसको, मगर अब उसने ड्रग्स छोड़ दिया और अब वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रहने के लिए मान गई यहाँ गेम में दोस्तों। मगर अभी तक टिम को नशीली पाउडर की तेज तलब हो रही थी। उसके पास हालांकि एक पैकेट भी होता है, मगर वो खुद पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जिसमें काफी उसको तकलीफ भी होती है। और तभी उसकी नजर पड़ती है A3 वाले कमरे के दीवार पे, जिसमें वो खुला नशा कर रहा होता है और बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ भी इंटीमेट होता है। नशे के तलब की वजह से उसको रियल वर्ल्ड में बहुत ही भ्रम होने लग जाते हैं और इसकी वजह से स्क्रीन वाली लड़की उसको रियल में दिखाई देने लग जाती है, जो कि उसका हाथ मांगती है और अपने साथ उसको लेके जाती है E3 वाले रूम में। मतलब ये उसको लगता है, लेकिन दिखता ऐसे जैसे वो लड़की लेके जा रही है। लेकिन दोस्तों वो कमरा बताऊं कितने का होता है, -8 वाला, यानी कि 8 पॉइंट्स खत्म। जबकि टीम के पास सिर्फ कितने 7 ही तो बचे थे पॉइंट्स, यानी कि उसके सारे पॉइंट्स कट जाते हैं। उसका कॉलर बैंड ब्लास्ट होता है, टीम की वहीं पे मौत। वहीं सैम बार बार अपने पॉइंट्स ही कट करवा रहा था, क्योंकि वो और उसकी बहन जिस भी कमरे में जा रहे थे वो अपने ही पॉइंट्स कटवा रहा था। उसके पास अब सिर्फ 4 बचे होते हैं और ऊपर से अगले राउंड में दोस्तों पासे में एक आता है, यानी अब इन भाई बहन दोनों को अलग अलग रूम में जाना होगा। और इधर बैन को दिखाते हैं, वो अपनी मॉम की खातिर जीने का फैसला करता है और आगे वो B1 वाले दीवार को चुनता है, जिसमें वो अपनी मॉम की तरह एक टीचर बन चुका था। वहां जाने के बाद बैन के पास सिर्फ दोस्तों अब 4 पॉइंट्स बचते हैं। तभी उसे ससा कांटेक्ट करती है और उसके हालचाल पूछती है, तो वो बताता है मैं और टीम अलग अलग हो चुके हैं, अभी मैं B1 वाले रूम में हूँ। जिसपे ससा बताती है कि मैं और उसागी तुम्हारे बगल वाले कमरे में है, यानी C1 में। नेक्स्ट राउंड में हम साथ हो जाएंगे, ठीक है। इस वक्त आरिजू रे के साथ होता है दोस्तों D3 में। बैन A1 में जा चुका था, वहाँ पे एग्जिट डोर नहीं था, और मत्सुयामा E1 में जा चुका था, वहाँ पे भी एग्जिट डोर नहीं था। इसीलिए आरिजू अब अंदाजा लगाता है कि एग्जिट डोर A5 या E5 में से किसी एक में होगा, और इसका पता लगाने के लिए उन प्लेयर्स को ढूंढना होगा जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर हम मत्सुयामा को देखते हैं, जो कि इस वक्त D2 में अकेला होता है। यानी मत्सुयामा को अपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखती है। एक में तो वो अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस पे काम कर रहा है और इसमें वो उसागी की भी हेल्प कर रहा होता है। दोनों हंसी खुशी जी रहे होते हैं, और एक में उसने उसागी को शूट कर दिया था और फिर खुद को भी मार लिया था, ताकि दोनों की मौत एक साथ हो जाए और दोनों दुनिया से चले जाएं साथ में। इसके बाद हम सैम और यूना को देखते हैं। सैम जाता है B5 में और यूना जाती है C4 में। दोनों ने फिर B4 में मिलने का प्लान बनाया था, मगर ये प्लान पूरा नहीं हो पाता दोस्तों। यूना B4 में नेक्स्ट राउंड में जा ही नहीं पाती, क्योंकि B4 वाले रूम में उसके पासे पे आ गया था 0, यानी कोई भी जा नहीं सकता क्योंकि 0 आ गया। वहीं C3 से C4 में, यानी यूना वाले रूम में आरिजू और रे आ जाते हैं। वहीं सैम तो B4 में जाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसने यूना से कहा था ना कि B4 में मिलेंगे, पर वहाँ यूना को ना देखकर वो घबरा जाता है, और ऊपर से उसके पास अब सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बचे होते हैं, और जो B4 कमरा है ना वो -2 का है, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे कट हो गए, तो अब 0 बचे हुए हैं। तो वो तुरंत ही बैंड से कॉल करके अपनी यूना को सारी बातें बता देता है और माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे जाना होगा। मगर वो वॉल पे अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड की शादी होते हुए देखकर स्माइल करता है, और उसी वक्त उसका कॉलर ब्लास्ट कर जाता है और बेचारा मारा जाता है दोस्तों। यूना सिवाय रोने के कुछ कर नहीं पाती। सैम और टीम की मौत के बारे में उसागी, ससा, बैन और मत्सुयामा को अभी पता नहीं होता। इधर आरिजू प्लान बनाता है कि अगले राउंड में रे और यूना को C5 से होते हुए B5 में भेजूंगा मैं, क्योंकि यूना और उसका भाई तो E5 से होकर आ चुके थे, वहाँ पे भी एग्जिट डोर नहीं था पहले। मतलब साफ है कि एग्जिट डोर A5 में ही है, और बाकी लोग इस वक्त B3 में है, वो B4 में आएंगे और मैं भी उन्हें वहाँ ज्वाइन करूंगा। और वैसे हम यूना के साथ B4 में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ उसके भाई की लाश होगी, उसको सदमा लग सकता है। मतलब दोस्तों आरिजू का प्लान यह है कि B4 में वो यूना को नहीं भेजेगा, शायद खुद जाएगा। तो जैसे आरिजू B4 में जाने के लिए रिस्ट बैंड लगाता है, वैसे यूना दोस्तों C5 में जाने के बजाय B4 में घुस जाती है और अपने भाई की लाश को पकड़ पकड़ कर रोने लग जाती है। यानी कि दोस्तों अब इस रूम में सिर्फ यूना और आरिजू ही है, मगर यूना तो अपने भाई को पकड़ कर रोए जा रही है। इसीलिए जब रूम में 2 पॉइंट माइनस करने की बारी आती है, तो यूना के पास 11 पॉइंट्स होने के बावजूद आरिजू को अपने पॉइंट्स कटवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो दुख में थी अपने भाई के, और ये मामला काफी नाजुक था, जिसकी वजह से आरिजू के पास सिर्फ 4 ही पॉइंट्स बचते हैं। वहीं B3 वाले रूम में -4 कट जाते हैं, जो कि ससा कटवा लेती है, और अब उसके पास बचे हुए 7 पॉइंट्स। 10th राउंड में दोस्तों जब ससा पासा फेंकती है,
तो ग्रीन में 1, रेड में 1 और येलो में 2 आता है। यानी अब ये सारे लोग एक साथ B4 में नहीं जा सकते। साथ ही एक को इसी रूम में रुकना होगा और अभी तक टीम का भी कोई अता पता नहीं, जिसपे आरिज़ू कॉल पे कहता है कि इस वक्त तो मैं B4 में हूँ और यहाँ भी टीम नहीं है, यानी टीम A3 में होगा। तो इस बार ससा इसी रूम में रुकने का फैसला करती है दोस्तों। वहीं आरिज़ू उसागी को A3 में जाने को कह देता है, क्योंकि यही वो कमरा है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स कटेंगे और इनको ये भी लगता है कि वहाँ पे टीम भी हो सकता है। वहीं बैन जाता है C3 में, क्योंकि वो वहाँ पे था पहले, तो दोबारा उसके नंबर नहीं कटेंगे उस रूम में। वहीं मत्सुयामा जाता है B4 में और जब उसागी A3 में जाती है ना दोस्तों, तो वहाँ उसे मिलती है टीम की लाश, जिससे वो बड़ी अपसेट हो जाती है और फिर उसे पता चलता है कि यहाँ तो 8 पॉइंट्स कटेंगे और उसागी के पास सिर्फ 7 पॉइंट्स ही होते हैं दोस्तों। ऐसे में उसे खुद को बचाने के लिए अपने बेबी के रिस्ट बैंड का पॉइंट यूज करना पड़ता है। वो अभी तक यूज नहीं हुआ था दोस्तों, तो 15 ही थे उसमें, मगर 8 कट हो जाने के बाद बचे होते हैं 7 और वो ये सारी बातें कॉल पे आरिज़ू को बता देती है। इधर ससा को डिस्टर्बिंग फ्यूचर्स दिखाकर टॉर्चर किया जा रहा होता है और अब बात आ गई थी ससा को उस स्टे से निकालने की, जिसके लिए उनको एक सीधी रेखा बनानी होगी। अब सबके पास पॉइंट्स काफी कम थे दोस्तों। उसागी A2 में जाने का फैसला करती है ताकि वो और रे जो कि C4 में है वो एक सीधी रेखा बनाकर ससा को अनलॉक करे, मगर अभी तक कोई भी A2 में नहीं गया था, जिससे सभी को ये डर लगता है कि पता नहीं वहाँ पे कितने नंबर कटेंगे और इससे ये भी डर है कि वहाँ पे उसागी और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आरिज़ू काफी दिमाग लगाकर इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि A2 वाले रूम में सिर्फ बेबी का रिस्ट बैंड रखना पड़ेगा, जिससे ससा अनलॉक्ड हो जाएगी। पर अगर उसागी A2 से बेबी का बैंड लाने के लिए वहाँ जाएगी और वापस भी आएगी तो फिर से पॉइंट्स कटेंगे, और क्योंकि 8 पॉइंट कटेंगे तो 8 पॉइंट कटवाने के लिए इनके पास उतने पॉइंट भी नहीं है। तो हार मानकर आरिज़ू को यूना से मदद मांगनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी उसके पास 11 पॉइंट्स बचे थे, क्योंकि यूना अपने भाई के साथ गई थी जहाँ भी गई थी और हर जगह उसके भाई सैम ने पॉइंट्स कटवाए थे, बेचारा मर गया। इसके बाद रे दोस्तों बैन को C4 में जाने को कह देती है। इधर उसागी अपने बैंड से एक पॉइंट कटवाकर दरवाजा खोलती है A3 का और बेबी का बैंड A3 के दरवाजे के बिल्कुल नजदीक रख देती है, मगर दरवाजा काफी मोटा होता है, तो जब दरवाजा बंद होता है तो उससे बेबी का रिस्ट बैंड टकराकर कमरे में कुछ दूरी पे पहुंच जाता है, मगर ससा अनलॉक हो जाती है। वहीं A2 वाला रूम -5 का था, यानी बेबी के 5 पॉइंट्स कट हो जाते हैं और अब उसके पास 2 ही बचे होते हैं। किस पे? बेबी पे। वहीं बैन आ जाता है रे वाले रूम में। अब अगला राउंड था दोस्तों 12वां राउंड। ससा अपने रूम में पासा फेंक कर आरिज़ू वाले रूम में आ जाती है। इसके बाद उसागी A2 का दरवाजा खोलती है अपने बैंड से और तब वो देखती है कि बेबी का बैंड तो उसके हाथ की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। उधर से यूना A2 का दरवाजा खोलती है और उसागी को स्ट्रगल करते हुए देखती है। वो लोग देखते हैं कि उसागी अपने पैर से बेबी के बैंड को नजदीक लाने की कोशिश कर रही है, मगर वो तो और दूर चला जा रहा था। दरअसल दोस्तों अगर उसागी खुद अंदर जाती उस A2 वाले रूम में तो वो तो -5 वाला कमरा था, वहाँ पे -5 कटेंगे और इससे उसकी मौत हो जाती, उस पे पॉइंट्स ही नहीं बचे हैं इतने ज्यादा, मतलब इसीलिए वो पैर से ही बेबी का बैंड लाने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें बड़ी मुश्किल से वो कामयाब हो जाती है। फिर जैसे बेबी का बैंड वो ले लेती है ना, तो इधर से यूना जाकर जल्दी से अपने 8 पॉइंट्स कटवा देती है और अब जल्दी से उसागी को उठाने के साथ आरिज़ू वाले रूम में जाना था इनको, मगर उनकी नजर पड़ जाती है दीवार पे, जहाँ पे वो देखती है एग्जिट रूम में आरिज़ू की मौत हो गई है। मतलब दिखता है दीवार में, ऐसा असली में नहीं होता। और इससे दोस्तों उसको फिर अपने डैड की मौत का सदमा फिर से याद आ जाता है। उसको लगता है कि पहले मैंने अपने डैड को खोया और अब मैं आरिज़ू को खोने वाली हूँ। तो जल्दी से उसागी को लाने के लिए आरिज़ू को जाना पड़ता है और उसी वक्त दरवाजा भी बंद होने लग गया था। तभी मत्सुयामा को अपनी व्हीलचेयर के साथ दरवाजे के बीच में आना पड़ जाता है ताकि दरवाजा बंद होने में प्रॉब्लम हो, और ऐसा ही होता है। तब तक में आरिज़ू उसागी को लेकर छलांग लगा लेता है और मत्सुयामा के ऊपर से पार हो जाता है, और वहीं यूना मत्सुयामा का व्हीलचेयर पीछे करके उसे भी बचा लेती है। यानी दोस्तों आरिज़ू, उसकी वाइफ और बच्चा तीनों सेफ है, इसीलिए वो उसागी को हक कर लेता है। मगर इससे मत्सुयामा के छाती पे जैसे सांप आ जाता है, वो तो बिल्कुल जल जाता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब उसको नहीं पसंद ना कि उसागी अपने पति के साथ रहे, और क्योंकि अब मत्सुयामा, यूना और आरिज़ू इसी कमरे में रह गए तो उनके एक पॉइंट्स कटने वाले थे, मगर इन सब में मत्सुयामा के पास थोड़े ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, तो वो अपने रिस्ट से पॉइंट कटवा लेता है। 14वें राउंड में दोस्तों A5 रूम के ग्रीन दरवाजे से 6 लोग जा सकते थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी, और ये टोटल 6 लोग ही थे इस रूम में, तो ये सारे चले जाते हैं A5 में। उधर से रे और बैन भी A5 में आ जाते हैं। अब एग्जिट डोर इनके सामने होता है। सारे प्लेयर्स के हाथ और गले पे जो बैंड था अपने आप खुलकर गिर जाते हैं, मगर 15वां राउंड अभी बाकी था दोस्तों, इसीलिए पासा फेंकने को कहा जाता है। इस बार पासा आरिज़ू फेंकता है और नंबर आता है 7, यानी एग्जिट डोर से सिर्फ 7 लोग निकल सकते हैं, और यहाँ कितने हैं टोटल? 8 लोग। और तब आरिज़ू फैसला करता है कि वो यहीं रुकेगा और बाकी सबको बाहर भेज देगा, जिसके लिए हालांकि उसके साथ ही नहीं मान रहे होते हैं, मगर वो उनको समझा बुझाकर बाहर भेज देता है उस एरेना से। और उसागी का तो दोस्तों रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, वो जाना ही नहीं चाहती थी आरिज़ू के बिना, और तब आरिज़ू को उसे जबरदस्ती धक्का देकर बाहर निकालना पड़ता है। उसके जाने के बाद दरवाजा गायब हो जाता है। हाँ,
आरिजू को बाहर की चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। हालांकि वो लोग आरिजू को नहीं देख पाते। उसागी दरवाजे के पास ही बैठ कर रो रही होती है और तभी मत्सुयामा को याद आती है गेम के होस्ट की बात और वो अपने पॉकेट से चुपके से गन निकालता है, जिसे देखकर आरिजू बौखला जाता है। वो पूरा हल्ला हंगामा करने लगता है कि नहीं, मेरी बीवी को मत मारो, मगर उसकी आवाज बाहर थोड़ी जा रही थी दोस्तों। मत्सुयामा उसागी को मारने वाला होता है, लेकिन फिर अचानक उसका मन बदल जाता है और वो गन वापस अपने पॉकेट में डाल देता है। इसके बाद आरिजू को बधाई दी जाती है कि आपने सभी के फ्यूचर पे यकीन रखते हुए उन्हें उनका फ्यूचर जीने की आजादी दी, इसलिए आपको भी एक फ्यूचर दिया जाता है। गेम क्लियर्ड और उसके बाद स्क्रीन पे बड़ा सा जोकर कार्ड अपेयर होता है, जिसके बाद भूकंप आ जाता है दोस्तों। आरिजू के रूम में भी और बाहर भी हर जगह। आरिजू तो रूम में था ही, इसलिए वो बच जाता है, मगर बाहर तबाही का मंजर छा जाता है। भूकंप से बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है, साथ ही बाढ़ भी आ जाती है, जिसमें बाहर मौजूद प्लेयर्स मरने बहने लग जाते हैं। मत्सुयामा और उसागी तो बह जाते हैं और बाकी के 4 प्लेयर्स दरवाजे के पास जो लोहे के जाली थी उसको पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों फिर आरिजू अपने रूम की टाइल्स उठाकर सामने स्क्रीन पे दे मारता है, जिससे स्क्रीन डैमेज हो जाती है। और तभी वहाँ पे आता है दोस्तों गेम का होस्ट, जिसका रियल नाम है बांडा। और लास्ट सीजन में हमें बांडा का नाम नहीं पता था, तो उसे ब्लू शर्ट कहकर पुकार रहे थे हम, क्योंकि उसने ब्लू शर्ट ही पहन के रखा हुआ था पूरे सीजन में, और इस सीजन में भी इसने ब्लू कपड़े ही पहन के रखे होते हैं। जब दोस्तों बांडा इस सीजन में आया था ना रियल दुनिया में, और उसने आरिजू के पॉकेट में जोकर कार्ड रखा था, तो उस समय तो आरिजू को कुछ याद नहीं था, वो बांडा को पहचान नहीं पाया। मगर अब उसकी सारी याददाश्त वापस आ चुकी है, इसलिए वो बांडा को देखते पहचान लेता है कि इसके साथ तो मैंने मिलकर लास्ट गेम खेला था। मगर जब गेम में ऑप्शन दिया गया था कि आपको बॉर्डरलैंड का नागरिक बनना है या रियल वर्ल्ड में जाना है, तो इस बांडा ने तो नागरिक बनना चाहा और मैं चला था रियल वर्ल्ड में। अब बांडा फिर से आरिजू को वही ऑप्शन देता है दोस्तों कि तुम यहाँ के नागरिक बन जाओ, जिसके लिए आरिजू साफ इनकार कर देता है कि नहीं। और फिर बांडा आरिजू को सारी बातें बताता है कि कैसे मैंने मत्सुयामा को ऑफर दिया कि वो तुम्हारी वाइफ को गुमराह करके यहाँ पे लेके आए, ताकि तुम भी उसके पीछे पीछे यहाँ पे आ जाओ। और फिर आरिजू को उस बांडा पे बड़ा गुस्सा आता है कि इतना ड्रामा, इतना खून खराबा सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मेरे साथ ही गेम खेलना चाहते थे। और दोस्तों वो टाइल से ही बांडा को मारना चाहता था, पर देखता है कि रियल में वो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो स्क्रीन के पीछे है, और गुस्से में स्क्रीन में मारने से स्क्रीन डैमेज हो जाती है। तभी उसको दरवाजे का, जिससे वो बड़ी मुश्किल से खोलता है, जिसके बाद वो अपने चारों साथियों का हाथ पकड़कर उनको बचाता है, रोम में भेजता है। इसके बाद दोस्तों वो खुद पानी में कूद जाता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए, और तभी सीन रियल वर्ल्ड में हो जाता है शिफ्ट। और अब 2 मिनट हो चुके थे, और जो अन थी ना आरिजू के होश में आने के इंतजार में थी, वो तो होश में नहीं आता दोस्तों, मगर बांडा यहाँ जाता है और वो आरिजू का मुंह दबाकर रियल वर्ल्ड में उसको जान से मारने की कोशिश करता है, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डरलैंड में फंसा रह जाए। और सच में दोस्तों हम देख पाते हैं कि बॉर्डरलैंड में आरिजू पानी में डूबने लग गया है। इधर बांडा को तो लग रहा था कि मैं तो इनविजिबल हूँ, मगर अन उसको देख लेती है दोस्तों और उसे मारने के लिए दौड़ती है। बांडा डर जाता है कि ये मुझे आखिर देख कैसे सकती है, इसीलिए वो वापस बॉर्डरलैंड में चला जाता है। रियल वर्ल्ड में सांस मिलने से आरिजू यहाँ भी किसी तरह पानी से बाहर निकल आता है। वो एक चट्टान पे चढ़ता है जहाँ पे उसको बांडा दिखाई देता है, जो कि आरिजू को गन से मारने वाला होता है कि तभी ऊपर से एक लाइट गिरती है बांडा के ऊपर सीधे, और बांडा की कहानी वहीं पे खत्म। अब इसके बाद दोस्तों एक मिस्टीरियस आदमी आता है आरिजू के सामने, जिसे आरिजू जोकर समझता है, मगर वो वॉचमैन होता है इस बॉर्डरलैंड का, और वो अपने मुंह से एक ओम टाइप का साउंड निकालता है और पूरा बॉर्डरलैंड फ्रीज, यानी पेड़ पौधे पानी आदमी सब रुक जाते हैं। और फिर वो आरिजू के साथ एक आखिरी गेम खेलने का इंतजाम करता है। अचानक वहाँ पे एक टेबल आ जाती है, जिसपे वॉचमैन ताश के पत्ते बिछाता है, और उसमें से 2 पत्ते निकालकर वो आरिजू को चूज करने को कहता है कि देखो, अगर तुमने जोकर कार्ड चुना तो तुम्हारे नसीब का फैसला मैं लूंगा, और अगर कोई नॉर्मल कार्ड चुना तो तुम अपने हिसाब से फैसला ले सकते हो कि तुम्हें यहाँ रहना है या रियल वर्ल्ड में जाना है। आरिजू एक कार्ड चूज करता है दोस्तों, और उसमें जोकर कार्ड ही निकल जाता है, जिसपे वॉचमैन खुश, मगर आरिजू तभी दूसरा कार्ड भी पलट देता और कहता है ये कार्ड भी जोकर वाला ही है, तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे ना। तो वॉचमैन बताता है कि जोकर गैप को फिल करने का काम करता है, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी हो, इसीलिए तुम्हारे पास दोनों ही कार्ड्स जोकर वाले आए, जिससे ये साबित होता है कि तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथों में है। इसके बाद वो एक बड़ा सा भंवर दिखाते हुए कहता है कि वो भंवर तुम्हें अंदर खींचेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हें हर दुख तकलीफ से आराम मिल जाएगा, और इस साइड देखो, ये है जीवन जिसमें दुख दर्द भरा पड़ा हुआ है। इस पड़ाव पे हर कोई आता है, ये बॉर्डरलैंड जीवन और मृत्यु के बीच में है। भले ही तुम आज अपनी दुनिया को चुनो, मगर कुछ सालों के बाद तुम्हें फिर से इस पड़ाव पे आना ही है, क्योंकि अंतिम सत्य तो मृत्यु ही है ना। क्या फिर भी तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहोगे? आरिजू कहता है तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो? अगर मौत इतनी अच्छी चीज है तो तुम खुद क्यों नहीं मर गए? वॉचमैन कहता है कि मेरा काम है इस जगह की रखवाली करना, मैं ये काम इसीलिए करता हूँ क्योंकि दुनिया में दुख बहुत ज्यादा है और मौत में कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे दोनों ही जगहों से डर लगता है। आरिजू कहता है कि तुम मुझे मारने की सलाह दे रहे हो और खुद मौत से इतना डरते हो, वाह, और यहाँ वॉचमैन बन के बैठे फिरे हो। तो वॉचमैन कहता है कि मैं तो तुमसे इसीलिए राय ले रहा हूँ क्योंकि तुम मौत के मुंह से कई बार बच चुके हो और यहाँ बहुत ही जल्द बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आरिजू पूछता है क्यों, ऐसा क्यों होने वाला है? जिसपे वॉचमैन कहता है कि जो चीज तुम लोगों को यहाँ खींच कर लाई है उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। तभी वो सब कुछ अनफ्रीज कर देता है। इसके बाद आरिजू यही कहता है कि दुनिया में चाहे कितना भी दुख दर्द क्यों ना हो,
वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। दुख तो है पर सुख के लम्हे भी हैं। भले ही सुख के लम्हे कम हो पर जिंदगी के हर एक लम्हे को जीना चाहता हूँ मैं। और वो खुद जाता है दोस्तों उसागी को बचाने के लिए। और तब वॉचमैन बस स्माइल करके कहता है कि मैंने आज तक तुम जैसा अनोखा आदमी नहीं देखा। और आरिजू के उसागी तक पहुंचने से पहले मत्सुयामा पहुंच जाता है वहाँ, और वो उसे भंवर की ओर लेकर जाने लग जाता है और कहता है कि मौत की दुनिया में 7 कदम रखते हैं ना। मगर आरिजू और उसागी दोनों उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि उसागी आरिजू के साथ जीना चाहती थी दोस्तों। पर जब मत्सुयामा को उसागी और आरिजू के प्यार का एहसास होता है ना, तो वो रुक जाता है। वो उसागी को आरिजू के हवाले करके खुद ही मौत की दुनिया में चला जाता है, मौत की दुनिया का राज जानने के लिए। इधर उसागी को फिर से अपने डैड का इल्यूजन आता है, मगर इस बार उसके डैड कूदने के बजाय उसागी को गले से लगाते हैं और समझाते हैं कि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। इसके बाद वो आरिजू के साथ चली जाती है रियल वर्ल्ड की ओर। और दोस्तों अब सीन रियल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है। अन के रूम में ही आरिजू की आंख खुलती है, जहां उसे अन से पता चलता है कि वो सिर्फ 2 मिनट के लिए बेहोश था। वो ये भी कहती है थोड़ा और लेट हो जाता ना तो तुम मर जाते। आरिजू भी उसका शुक्र अदा करते हुए भागता है हॉस्पिटल में, जहां उसागी को भी होश आ चुका है। मगर मत्सुयामा दिल के दौरे पड़ने से मारा जा चुका था दोस्तों। सीन कुछ दिनों के बाद होता है शिफ्ट। आरिजू और उसागी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट चुके होते हैं, जहाँ ये दोनों अपनी होने वाली बेबी का नाम डिसाइड करने में लगे हैं। वहीं बहन अपनी मॉम के साथ अपने कॉलेज की डिग्री लेकर हंसी खुशी वापस घर जा रहा होता है। यूना अपने बॉयफ्रेंड को अपने फैमिली की कब्र पे लेके जाती है। ससा अपने टीनेज बेटे को सिखा रही होती है एक जिम्मेदार आदमी बनना, कि अगले साल से तुम्हारा कॉलेज शुरू होने वाला है। ससा ने अपने टॉक्सिक हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया था दोस्तों। रे का एनिमे का काम एक कंपनी को बड़ा पसंद आया और उन्होंने रे को जॉब पे रख लिया, इसलिए वो भी खुश है। इसके बाद हम आरिजू को देखते हैं अपने कुछ पुराने साथियों का इंटरव्यू लेते हुए। और अगर आपने इसके पिछले का सीजन देखा है दोस्तों, तो आपको अकुनी, हेया, कुमी, हुडी और ये निरागी तो याद होंगे ही। उन्हीं से एक एक करके आरिजू ये पूछ रहा होता है कि तुम्हें किस पल में लगता था कि तुम जिंदगी जी रहे हो। तो सभी अपना अपना जवाब देते हैं और आखिर में वो आरिजू से पूछते हैं, जिसका जवाब वो ये देता है कि मेरे लिए तो ये पल ही खास है जिसमें मैं अपने होने वाले बच्चे का नाम ढूंढने में लगा हुआ हूँ। इसके बाद थोड़ी देर में भूकंप आ जाता है दोस्तों, और ये भूकंप सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कई हिस्से में एक साथ आया होता है, जिससे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, मैड्रिड, रोम, सेंटियागो, पेरिस, लंदन जैसे और भी कई सारे जगहों में भूकंप आता है। फिर हमें लॉस एंजलिस का एक कैफे दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 लोग टीवी पे ये भूकंप के न्यूज सुनते हुए कॉफी वगैरह पी रहे होते हैं। यहाँ एक वेट्रेस होती है जिसका चेहरा तो दिखाया नहीं जाता, मगर उसके नेम टैग पे फोकस किया जाता है, जिसमें लिखा हुआ था एलिस। और दोस्तों इस सीरीज का नाम क्या है? एलिस इन बॉर्डरलैंड। इस लड़की का नाम भी एलिस, यानी इसका कुछ तो ताल्लुक है बॉर्डरलैंड से। मगर